नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीति की किताब का अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध का वन शॉट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला चैप्टर है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी जिंदाबाद मार्क्स लाने के लिए, पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए जी जान से तैयारी चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी पूरा जी जान लगा के तैयारी कर रहे होंगे। और बच्चों, हमसे थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा आधा नंबर कट जाए। हमसे बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। हमारा टारगेट, हमारा सपना पूरे में से पूरा है, आधा नंबर भी नहीं कटने देंगे, ये हमारी कोशिश है। इसी कोशिश से हम लोगों को मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। हर पल, हर सेकंड हमें यही सोचना है कि इस साल 12th पॉलिटी में मेरे पूरे में से पूरे आएंगे। बेटा, जीवन में बहुत कुछ वापस आएगा। 10th 12th के बोर्ड एग्जाम वापस नहीं आते और एक बार अगर हमने टॉप कर दिया ना तो आप हमेशा जिंदगी भर अपने रिश्तेदारों को कह सकते हो कि साहब उस समय हमने पूरे बोर्ड को टॉप किया था। तो इसलिए कहता हूं कि हमें पूरा एंडिंग तक वन शॉट को देखना है, क्योंकि जो वन शॉट के आखिरी तक टिकेगा वही न्यूज़पेपर में बोर्ड टॉपर के नाम से दिखेगा। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम न्यूज़पेपर में छपे, बोर्ड टॉपर के नाम से छपे, रिश्तेदारों का फोन आए, आपके सारे रिश्तेदार आपके माता पिता को बधाइयां दें, तो बच्चों आपके माता पिता को बधाइयां मिले, आपको बधाइयां मिले, उससे पहले है कि अब भी आपको जी जान लगा करके मेहनत करनी होगी। और मैं जानता हूं कि ये मेरे विद्यार्थी हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेहनत से नहीं डरते, ये जी जान लगा करके मेहनत करेंगे और उसी मेहनत के लिए आज का वन शॉट आप लोगों को एंडिंग तक देखना है। चलिए बच्चों, तो अपन वन शॉट को शुरू करते हैं। और यह है बच्चों आप लोगों के लिए शानदार कोर्सेज कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल। इनमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, आपको सारे जो पीडीएफ है क्लासेस के वन शॉट के वो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आप लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस पर है। और ये कोर्सेज अगर आप पाना चाहते हैं तो इन 2 नंबरों पर कॉल करें और टीम को बोले सर मैम हमारे कोर्सेज स्टार्ट कर दीजिए। ये कोर्सेज आपको मिलेंगे कहां पर? आपकी अपनी लर्न एंड शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इन कोर्सेज का आनंद लीजिएगा। इस पूरे वन शॉट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है गुरुदेव? तो वन शॉट में तो सब कुछ ही पढ़ेंगे भाई। वन शॉट का मतलब ही है कि पूरा चैप्टर एक साथ खत्म। तो अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भी पढ़ लेंगे, गुटनिरपेक्षता की नीति भी पढ़ लेंगे, चीन के साथ शांति और संघर्ष भी पढ़ लेंगे, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति भी पढ़ लेंगे और भारत की परमाणु नीति भी पढ़ लेंगे। तो पूरा चैप्टर ही हमारा आज के वन शॉट में कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर से जितने भी नंबर आते हो, कई क्वेश्चंस आते हो, उसमें से अपन आधा नंबर भी नहीं कटने देंगे। जिन बच्चों को डिटेल लेक्चर्स देखने हो वो भी देख सकते हैं। इस चैप्टर के 6 डिटेल लेक्चर्स हैं, आप आराम से एंजॉय करिए, पढ़िए उनको। और अगर उनको वन शॉट देखना है तो वन शॉट भी देख सकते हैं। वन शॉट दोनों बच्चों के लिए, जिन्होंने आज तक डिटेल लेक्चर्स देखे उनके लिए रिवीजन के तौर पर है, और जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो भैया फिर सब कुछ ही वन शॉट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो मेरी क्लास है वो जो शुरू होती है वो शुरू से ही शुरू होती है। मतलब कहां से? परिचय से, इंट्रोडक्शन से ही शुरू होती है। तो अपन इंट्रोडक्शन या परिचय जानेंगे। मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, मेरा हमेशा से एक प्रिंसिपल रहा है, जब भी मैं क्लास में कलम उठाता हूं, मार्कर उठाता हूं, तो मैं ये सोच करके पढ़ाता हूं कि जो बच्चे हैं ना, जो विद्यार्थी है, उनको अभी कुछ भी नहीं आता है। वो जीरो है, वो जीरो है, उनका माइंड बिल्कुल खाली है और जो कुछ डालना है वो मुझे ही डालना है। इसलिए मैं उनको जीरो से शुरू करता हूं, ठीक है ना। मैं ये नहीं सोचता कि मैंने यार डिटेल लेक्चर्स में तो ये बात बता दी थी ना, ये तो वन शॉट है, यहाँ पे बताऊं या नहीं बताऊं, नहीं। और मैं कभी भी जीवन में ये चीज सोच करके वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूं, लाइव नहीं लेता हूं कि यार बड़ी हो जाएगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, नहीं। मैं हमेशा चाहता हूं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो, जो चीज समझाने की है वो समझाई जाए बच्चों को, क्योंकि बच्चे का कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चा मेहनती है, जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है, वो 1.5 घंटे क्या 2.5 घंटे 3 घंटे के भी वन शॉट देखेगा, ये मेरा वादा है। तो इसलिए अपन बेसिक से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। और इसीलिए हर वन शॉट में, हर लेक्चर में मेरा परिचय का जरूर एक स्लाइड होता ही होता है। तो चलिए परिचय की बात कर लेते हैं। परिचय या इंट्रोडक्शन, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं जीवन में, जैसे देखिए कि आज अपन लोग हैं, अपन जहां पर रहते हैं, आप जिस भी कॉलोनी में, जिस भी गांव में, जिस भी एरिया में रहते होंगे, तो हम लोग, हमारे घर में क्या है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे घर का माहौल अच्छा हो, ठीक है ना, और दूसरा आस पड़ोसियों का माहौल अच्छा हो,
ठीक है, दोनों ही जरूरी है, क्योंकि घर का माहौल जरूरी अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि घर में सुख शांति होगी तभी सब कुछ अच्छा होगा, और आस पड़ोसियों का माहौल इसलिए अच्छा होना जरूरी है क्योंकि हम कहीं बाहर भी जाए और घर में कोई अकेला भी है तो हम बेफिक्र होकर के जा सके, नहीं साहब हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे एक व्यक्तिगत इंसान के जीवन पर घरेलू मामले भी फर्क डालते हैं और बाहर का मतलब जो पड़ोसियों का व्यवहार है वो भी हम पर फर्क डालता है। इसी प्रकार से किसी देश के लिए घरेलू जो मैटर्स है वो भी फर्क डालते हैं और विदेशों के साथ उसके कैसे संबंध है वो भी उसकी नीति को तय करते हैं, वो भी उसके व्यवहार पर फर्क डालते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस भारत की किताब में चर्चा करी है, तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो अगर हम लोग देखें तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा का सारा घरेलू था। अभी तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपन ने कितने चैप्टर कवर कर लिए? 3 चैप्टर कवर कर लिए, और 3 चैप्टरों में जो कवर करा है, जो चैप्टर 1 अपन ने कवर करा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो उसमें अपन ने क्या करा? एकता की बात करी। किसकी बात करी? एकता की बात कर ली कि साहब जो यूनिटी है देश में, यूनिटी होनी चाहिए, एकता की बात करी है, अखंडता की बात करी है, संप्रभुता की जो बात है वो हमने चैप्टर 1 में करी। उसके बाद बात करी चैप्टर 2 में कि साहब ये एकता अखंडता ये कैसे बनी रहेगी? बोले ये सब लोकतंत्र से ही बनी रह सकती है, तो बोले लोकतंत्र लिया हो, तो ये लोकतंत्र आ गया। तो फिर चैप्टर 2 में हमने डेमोक्रेसी की बात करी। लोकतंत्र के साथ साथ जरूरी क्या है? विकास, डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो अच्छा काम नहीं है, विकास होना जरूरी है, और विकास समूचे समाज का होना चाहिए, सबका होना चाहिए, तो विकास। ये 3 चैप्टर हमने घरेलू राजनीति के हिसाब से देखे कि हमारे देश में एकता का क्या मुद्दा है, लोकतंत्र का क्या मुद्दा है, विकास का क्या मुद्दा है। इन मुद्दों पर हम लोगों ने गहराई से चर्चा करी। अब जो ये तो हमारा घरेलू मैटर हो गया, अब विदेशों में हमारे क्या चर्चा रहेंगी वो हम आज के चैप्टर में जानेंगे, वो हम लोग आज के चैप्टर में जानेंगे। तो एक तो घरेलू मैटर्स पे हम अच्छे से पकड़ बना चुके हैं कि घरेलू स्थिति उस समय क्या है, और अब जो विदेशी स्थितियां हैं उसकी चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि भारत कौन सी नीति को अपनाता है, भारत किस प्रकार विदेशी संबंधों को बनाता है, किस प्रकार की भारत की विदेशी नीति फॉरेन पॉलिसी होती है, वो भी अपन लोग जानेंगे। और आज ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक बात और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के खत्म होने के साथ ही आज एक चीज और होगी। वो एक चीज क्या होगी बच्चों? इस चैप्टर को खत्म होने के साथ ही जो नेहरू एरा है, जो जवाहरलाल नेहरू जी का दौर है, वो भी खत्म हो जाएगा। नेहरू जी का एरा, नेहरू जी का जो दौर है वो भी खत्म हो जाएगा। 1947 से वो प्रधानमंत्री हैं और 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। 27 मई 1964 को उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहां पर हम अभी तक जितने भी हमने तीनों चैप्टर पढ़े वो और आज जो 4th पढ़ रहे हैं, इसमें वापस नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन, नेहरू जी का योगदान आएगा। पर जैसे ही ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा, आगे के चैप्टर्स में नेहरू जी का नाम नहीं आएगा। नेहरू जी के बाद के जो लीडर्स हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी जी वाला जो दौर है वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो यहां तक नेहरू जी का ये जो एरा था, नेहरू जी का जो दौर था, उसकी चर्चा हो रही है। अब एक चीज अपन और थोड़ा सा नेहरू जी के दौर की बात चली तो वो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री भी है, और उसके साथ साथ पहले फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री भी है। तो प्रधानमंत्री भी है और विदेश मंत्री भी हैं जवाहरलाल नेहरू जी। प्रधानमंत्री के तौर पर तो जवाहरलाल नेहरू जी देश के अंदर बड़ी बड़ी जो गतिविधि है उनमें अपनी भूमिका निभाई रहे हैं, चाहे वो लोकतंत्र स्थापित करने में हो, विकास की योजना में समाजवाद की तरफ झुकाव को दिखाया है, एकता के लिए हो, सभी के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने काम कराई है। परंतु इसके साथ साथ हम अब आज के चैप्टर में ये देखेंगे कि उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर किस प्रकार से भारत की विदेश नीतियों का आधार रखा, किस प्रकार से भारत की विदेश नीतियों का नींव रखा है। विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी का सीधा सा अर्थ यही है कि भारत किसके साथ कैसे संबंध रख रहा है, कौन से देश के साथ हमारे अच्छे संबंध है, कौन से के साथ हमारे बुरे संबंध है, हम विदेश को, हम दुनिया को लेकर करके क्या सोचते हैं और दुनिया हमारे को लेकर के क्या सोचती है, हम उस पर क्या जवाब देंगे, ये सब कुछ विदेश नीति का हिस्सा है। और मैं आपको बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक की सरकारों तक या उससे पहले भी, जब लोकतंत्र से पहले का दौर भी रहा हो हमारे देश में, हमेशा से भारत का एक ही बात रही है, वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व क्या है? परिवार है। पूरा संसार हमारा परिवार है और हम पूरे संसार को परिवार की तौर ही देखते हैं, और ऐसी ही नीतियां हम विदेश नीतियों में भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए
जानेंगे इस नेहरू जी के दौर के बारे में, जानेंगे विदेशी संबंधों के बारे में। परंतु विदेशी संबंध जब भी बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, अपनी स्थिति के हिसाब से बनाए जाएंगे कि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या बेहतर है, इस हिसाब से बनाए जाएंगे। और हमारे राष्ट्र के लिए क्या बेहतर है, उसी हिसाब से जब विदेश संबंध बनेंगे तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जब हम विदेश संबंध बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, 1947 से, क्योंकि 1947 में हम आजाद हो गए, उस वक्त अंग्रेजों के हाथ में था सब कुछ। 1947 में जब हम हमारी फॉरेन पॉलिसी तैयार करेंगे, जब पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, क्या चल रहा है दुनिया में, और उसी हिसाब से फिर हम लोग तय कर रहे हैं कि साहब हमारे किधर फायदे हैं, हमारा देश के लिए किधर नुकसान है, हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए, कौन सी नहीं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे जब भारत आजाद होता है तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हालात पूरी दुनिया की चल रही है, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा कर लेते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की ही कर लेते हैं, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की कर लेते हैं कि साहब इंटरनेशनल में क्या स्थितियां चल रही हैं। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ है। देखिए आप सभी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप 3-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो भारत बड़ी ही विकट और चुनौतीपूर्ण जो समस्या है ना, उनमें भारत आजाद हुआ है। 200 सालों तक का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारत का रहा। काफी लोग देश के लिए शहीद हुए, काफियों ने अपना खून बहा, सिर्फ एक इस उम्मीद में कि साहब हम एक दिन आजाद होंगे, आजादी का जश्न पूरा भारत मनाएगा। आजादी मिली पर दुख के साथ मिली, भारत का बंटवारा हुआ, ठीक है, जो भाई भाई साथ रहा करते थे उन भाई भाइयों को बांट करके ब्रिटिशर्स चले गए। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण, बड़ा समस्याओं भरा जो है भारत की परिस्थितियां रही है, भारत के सामने जो सिचुएशन है वो रही है। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पूर्ण निर्माण का सवाल प्रमुख था। अब देखिए जब हम आजाद हो रहे हैं, हम 1947 में जब आजाद हो रहे हैं, तब दुनिया की क्या क्या कंडीशन। सबसे पहला, दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी। कौन सा महायुद्ध चल रहा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी चर्चा करिए। 1939 से 1945 तक दूसरा महायुद्ध चल रहा था, तो अब भी उस महायुद्ध से बाहर निकली थी। हम 47 में आजाद हुए, तो 45 तक युद्ध चला है, तो उसके बाद अब भी बाहर निकली है। और पूरी दुनिया के सामने पूर्ण निर्माण का मतलब फिर से दुनिया को फिर से अच्छा बनाने का, जिन देशों को इतना विशाल नुकसान हुआ है युद्ध में, उनके देशों में फिर से विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने का चुनौती पूरी दुनिया के सामने थी। इसीलिए इस पूर्ण निर्माण के लिए फिर से देशों में विकास की प्रक्रिया, विकास की नदियां बहाने के लिए 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ था। आपको अच्छे से पता होगा, एक संस्था थी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरी थी बच्चों वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इस वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्य काम ये था कि जिन देशों को महायुद्ध के कारण, इस विश्व युद्ध के कारण नुकसान हुआ है, जो इतनी बड़ी हानि हुई है, उस हानि की भरपाई करी जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देकर के, पैसा देकर करके उन देशों में फिर से विकास के कार्य किए जाए। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। अब एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई जा रही थी जो क्या है, वापस दुनिया में कभी ऐसे युद्ध ना होने दे। और वो अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी होगी बच्चों, वो अंतरराष्ट्रीय संस्था थी संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। कब बनी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका था। उपनिवेशवाद की समाप्ति, उपनिवेशवाद की समाप्ति। अब देखिए जब हम आजाद हो रहे हैं ना, उस समय काफी जो देश है ना वो आजाद हो रहे हैं, और ये जो उपनिवेशवाद है, मतलब जो इन यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बना रखा था, ठीक है, अपनी गुलामी में जकड़ रखा था, अब वो सारे देश क्या है, आजादी की मांग कर रहे हैं। तो ये जो उनका फॉर्मूला था यूरोपीय देशों का, उपनिवेशवाद का, कि साहब हम एशिया और अफ्रीका के देशों में जाएंगे और वहां के देशों को, वहां के लोगों को गुलाम बनाएंगे, तो वो वाला जो आइडिया है वो समाप्त हो रहा था। अब ये जो गुलामी से देश आजाद हो रहे थे, गुलामी से बाहर निकल रहे थे, मतलब उपनिवेशवाद जो है इन यूरोपियंस का एशिया और अफ्रीका में जो राज चल रहा था वो खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा था। उपनिवेशवाद की समाप्ति का मतलब क्या है कि अब जो नए नए देश हैं वो आजाद होकर के आ रहे थे, न्यू कंट्रीज जो हैं। अब सभी देश जब आजाद हो रहे हैं, देखिए अगर आप देखें, जब यूरोपीय देशों का कंट्रोल था, जैसे हम पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स ने कहा भारत हमारी तरफ से लड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आप बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारी तरफ से ब्रिटेन उस समय था, साइन हुए। तो देखिए ब्रिटेन हमारे तरफ से प्रतिनिधित्व उस समय कर रहा है, पर जब अब ब्रिटेन चला गया है तो भारत एक सोवरेन कंट्री है, एक संप्रभुता वाला देश है। संप्रभुता वाले देश का मतलब यह है कि साहब हम पूर्ण रूप से आजाद हैं,
हमें किसके साथ संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने, कौन सी संस्था में जुड़ना है, कौन सी में नहीं जुड़ना, ये सब कुछ हम लोग तय करेंगे। आज भारत की जनता तय करेगी, भारत की सरकारें तय करेगी कि हमें कौन से देश के साथ बेहतर संबंध रखने, कौन से देश के साथ नहीं। आज किसी की दुनिया में इतनी मजाल नहीं है कि हमें बताए कि हम इसके साथ संबंध रखने, इसके साथ नहीं रखें। हम रशिया के साथ रखना चाहे रशिया के साथ रखेंगे, हम अमेरिका के साथ रखना चाहे अमेरिका के साथ रखेंगे, हम ब्रिटेन के साथ रखना चाहे ब्रिटेन के साथ रखेंगे। ये हमारी मर्जी है, हम संप्रभु देश है, हम सोवरेन कंट्री है। तो जब हम सोवरेन कंट्री है तो वैसे ही जो दूसरे देश भी आजाद हुए वो भी क्या थे, सारे संप्रभु देश थे, सोवरेन कंट्रीज थी। नए देश मतलब उनकी नई नीतियां उनकी भी होगी। भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। तो ये तो क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है वो तो अपन ने देख ही लिया, पर उसके साथ साथ भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अब भारत की अपनी चिंताएं क्या थी उस पर चर्चा करने से पहले देखिए, जो देश आजाद हो रहे हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया के एशिया अफ्रीका के कोई से भी जो देश आजाद हो रहे हैं, उन सभी देशों के सामने खुद को बड़ी ताकत बनाने से पहले, खुद को विकसित बनाने से पहले कुछ मुख्य चुनौतियां थी। क्या चुनौतियां थी? अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करना, अपने देश में विकास करना, अपने देश में जो गरीबी में लोग जकड़ चुके हैं, जो भयंकर गरीबी में लोग फंस चुके हैं, उस गरीबी से लोगों को बाहर निकालना। ये बड़ी चुनौतियां इन उपनिवेशवाद से आजाद हुए देशों के सामने थी। जैसे भारत के सामने थी वैसे अन्य देशों के सामने थी। तो मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चल रही हैं, मतलब उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा है, नई संस्था बन रही है, दूसरा महायुद्ध समाप्त हो गया है। और एक और चीज उस समय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हम लोग लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इन सब के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अब अपनी चिंताओं में भारत की क्या है? सबसे पहला, अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह भाई खड़ा था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की विरासत छोड़ के गई। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? ब्रिटिशर्स तो अपने हिसाब से कुछ भी काम करते थे, ठीक है, अपने यूज के लिए, इंग्लैंड का भला करने के लिए वो तो कोई भी काम करा करते थे। अब उन्होंने कोई काम करा है, वो कर तो दिया, पर अब उससे क्या समस्या खड़ी हो गई। तो खूब सारे अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है, इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है, वो छोड़ करके ब्रिटिशर्स हमारे सिर पर चले गए। तो भारत को उन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को है उनको भी सुलझाना था, उनको भी ठीक करना था। इसके अलावा बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हो गया। अब बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हो गया। हम लोगों ने देखा था अध्याय 1 में कि किस प्रकार से जो विभाजन है वो कितना दुखद हुआ था, कितना समस्या वाला विभाजन जो है वो हुआ था। उसके अलावा गरीबी मिटाने का काम भी था, क्योंकि मैं कहता हूं जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो भारत की जीडीपी 35% हुआ करती थी। मतलब पूरे विश्व में जितना उत्पादन हो रहा है उसका 35% उत्पादन भारत में हो रहा है। और जब ब्रिटिशर्स गए 2% छोड़ करके गए, 2% छोड़ करके गए, भयंकर गरीबी में भारत के लोगों को छोड़ करके गए। तो कितनी जो हम कहते हैं बुरी स्थिति में जो ब्रिटिशर्स है हम लोगों को छोड़ करके गए हैं। तो इस बुरी स्थिति से बाहर निकालने का भी चैलेंज भारत के सामने था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा है। तो ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान, तो भारत ने क्या बोला कि हम सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। मतलब अब जैसे हम लोग संप्रभु हैं, हम लोग सोवरेन हैं, हम पूरी तरीके से आजाद हैं कि हमें किसके साथ कैसा रिलेशन रखना है, कैसा नहीं रखना, हमारी क्या नीति होगी, क्या नहीं होगी, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे दूसरों को फर्क नहीं होना चाहिए। ये जो संप्रभुता है, दूसरे देश की संप्रभुता का भी हम सम्मान करेंगे। वो किसके साथ संबंध रखते हैं हम उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। हमारे साथ रखते हैं तो रखो, नहीं रखते हैं कोई बात। हम उनके देश के इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलेंगे अगर वो मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं होगा। चल रहा है जो चलने दो, उनकी मर्जी। तो हम सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे और शांति कायम करने का काम करेंगे। मतलब पीस बनाने का जो काम है ना, शांति रखने का काम करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति का मैसेज दे रहा है कि भैया अपन को शांति रखनी है, अपन को झगड़ना नहीं है, अपन को लड़ना नहीं है। और भारत का इतिहास रहा है, भारत ने आज तक कभी भी किसी देश पर आगे से चल करके अटैक नहीं करा है। जब लोगों ने करा है फिर भारत ने उनको छोड़ा भी नहीं है। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते थे। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं विडंबना वाली बात है। सबसे बड़ी जो कहते हैं ना समस्या वाली जो बात है वो यही है। विकासशील जो देश है ना, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते थे। और कभी कभार तो उन देशों पर निर्भर होना पड़ता था जो क्या है, जिनसे वो आजाद हुए। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, स्थिति ये हो चुकी थी कि देश में जितने भी विकासशील देश हैं जो अभी आजाद हुए, उनकी मैं बता रहा हूं, देश में स्थिति खराब है,
कुछ है नहीं, कोई संसाधन, कुछ रिसोर्सेज है नहीं। आपको विकास करना है तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी ये सब किसके पास है? उन्हीं विकसित देशों के पास है, यूरोप के देशों के पास है, अमेरिका के देशों के पास है। तो अब मतलब आपको उनसे मांगनी पड़ेगी, मतलब उनके, आप उन पर निर्भर हो गए ना, क्या साहब प्लीज हमें टेक्नोलॉजी दो। सुरक्षा के हिसाब से साहब हमें हमारी मिलिट्री को, हमें हमारी आर्मी को, नेवी को, डिफेंस को मजबूत करना है, उसके लिए ये वाला उपकरण, ये वाला हथियार चाहिए, और फिर उन पर हम लोग निर्भर रहे। तो मतलब जो विकासशील देश हैं, जो उपनिवेशवाद से आजाद हुए हैं, वो देश अपने आर्थिक मजबूती के लिए, सुरक्षा की मजबूती के लिए भी ज्यादा जो ताकतवर देश है उन्हीं पर ही निर्भर हैं। अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। तो अनेक जो विकासशील देश है उन्होंने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाई। मतलब क्या है कि जो ताकतवर देश है वो कैसा सोचता है, उसी के हिसाब से ये विकासशील देश सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि वहां से उनको डोनेशन मिल रहा है, वहां से उनको कर्जा मिल रहा है, जब तक पैसा आ रहा है तो उसी के हिसाब से वो चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो विकासशील देश ताकतवर देशों के हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो मतलब आप कह सकते हो कि जो माइंड है वो विकसित देश का, विकसित देश कह रहा है ऐसी पॉलिसी तुम्हारे देश में होनी चाहिए, ऐसा काम तुम्हारे देश में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश थे, कुछ ऐसे विकासशील देश जो संप्रभु होकर के भी संप्रभु नहीं रह पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो कंट्रोलर है, जो ताकतवर देश है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। पर भारत की ऐसी नीतियां नहीं थी। भारत पूर्ण रूप से संप्रभु था। भारत ने अपनी नीतियां अपनाई है, भारत ने किसी के दबाव में कोई भी नीतियां नहीं अपनाई। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बट गए। तो अब इस तरीके से जो है दुनिया के जो विभिन्न देश है वो दो खेमों में बट गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में रहा। अब देखिए, अब ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि ये क्या है क्या नहीं, ये आप सब समकालीन विश्व राजनीति की किताब में पढ़ रहे हैं कि भैया शीत युद्ध चल रहा था, तो एक ग्रुप में तो यूएसए, अमेरिका और उसके साथी देश थे, और दूसरे ग्रुप में सोवियत संघ, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं यूएसएसआर और उसके साथी देश थे। मतलब अमेरिका और अमेरिका के साथी देश एक तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं पश्चिमी गठबंधन कहते हैं, और एक तरफ सोवियत संघ और उसके साथी देश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्वी गठबंधन कहते हैं। और इन्हीं के बीच में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था, और इनके बीच में विचारधारात्मक लड़ाई थी। मतलब ये पूंजीवाद को समर्थन करते थे, ये समाजवाद को समर्थन करते थे, ये लोकतंत्र को समर्थन करते थे, ये साम्यवाद को समर्थन करते थे। ठीक है, और दुनिया, पूरी दुनिया है दो भागों में बढ़ चुकी थी। कुछ किसकी तरफ थे? अमेरिका की तरफ थे, और कुछ किसकी तरफ थे? सोवियत संघ की तरफ थे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग हमारे संवैधानिक सिद्धांत पे। कोई भी देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और हमारे संविधान ने ये बात भी बता करके गए हैं संविधान निर्माता कि हमारे जो आगे पॉलिसी मेकर्स रहेंगे, जो नेता रहेंगे, उनको विदेशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद 51 में कुछ प्रावधान करे गए हैं। अनुच्छेद 51 में आप सभी को पता है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने का काम संविधान निर्माताओं ने करा है कि साहब ये निर्देश है, आप मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मान लेंगे तो बहुत बढ़िया है। और बाकी देखिए, कोई भी चीज स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हमारा संविधान कह रहा है साहब विश्व के लिए शांति बनानी है, पीस बनानी, पर कोई देश नहीं मान रहा है, तो फिर उस समय की सरकार ऐसा नहीं है कि नहीं साहब शांति बनाएगी, वो अटैक करेंगी। पर पहला मैसेज हमारा संविधान हमेशा यही देता हुआ है, शांति ही बना के रखनी है, हम आगे से अटैक नहीं करेंगे। और यही चीज हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने, सभी ने अपनाई है। और हमारे देश में ये चीज शुरुआत से परंपरा ही रही है कि हम आगे से चलकर कभी किसी देश पर अटैक नहीं करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि राज्य, देखिए अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस बढ़ाने के लिए और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कि साहब हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित भी रहे और हमें शांति को बढ़ावा देना है। तो उसके लिए डीपीएसपी में क्या कहा गया है कि राज्य का मतलब क्या है? अब आप सभी कक्षा 11 में संविधान वाली किताब पढ़ करके आए, तो आपने संविधान वाली किताब में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। जो अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12, उसमें मैंने बताया था राज्य क्या है। पर एक शॉर्ट फॉर्म में भी बता देता हूं कि एक प्रकार से सरकार आप मान सकते हैं, पर राज्य का जो अर्थ है वो बड़ा है। यहां पर राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार वाले राज्य नहीं है। यहां पर राज्य का अर्थ मतलब जो गवर्निंग बॉडी है वो है। और कहीं ना कहीं आप एक बार आसान समझने के लिए सरकार मान सकते हैं। राज्य क्या करेगी? अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, ठीक है, राष्ट्रों के बीच क्या हो, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बना करके रखने। न्याय संगत मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के साथ कोई चीटिंग कर ले, कोई दूसरा देश हमारे साथ चीटिंग कर ले, नहीं। और सम्मानपूर्वक, हमें दूसरे देशों की संप्रभुता का, उनकी आजादी का, उनके कानून व्यवस्थाओं का, सबका सम्मान हम लोगों को करना है। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और जो संगठित लोग हैं उनके प्रति व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय जो विधि, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि, कोई एग्रीमेंट पे हमने साइन कर रखा है, तो उसके प्रति हमारा आदर बढ़े, ठीक है। और दूसरे जो हमारे साथी हैं उनको भी कहे कि नहीं साहब देखिए, जो ये इंटरनेशनल कानून है हम इसको मान करके चले और इसी के हिसाब से काम करें, तभी विश्व में शांति बनी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता हम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करें, और अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनमें मध्यस्थता का काम करें, मतलब बातचीत से ही सोल्व हो जाए, झगड़े तक ना पहुंचे। हम इस चीज को बढ़ावा भी दें, मतलब किसी दो देशों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है तो हम कोशिश करें कि नहीं साहब बातचीत में वो झगड़ा खत्म हो जाए, उसमें युद्ध तक की जो बात है ना वो ना जाए, बातचीत में झगड़ा खत्म हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये जो सिद्धांत है, संवैधानिक सिद्धांत अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हमारे संविधान ने दिए हैं। अब आ जाइए गुट निरपेक्षता की नीति, कि अब जब भारत आजाद हुआ है तो भारत ने क्या नीति अपनाई है। वो गुट निरपेक्षता की नीति या नॉन अलाइनमेंट, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको कहा जाता है, शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, नेम कहते हैं, पॉलिसी ऑफ नेम। गुट निरपेक्षता की नीति, गुट का मतलब क्या होता है, ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मेरा गुट हो गया, एक तुम्हारा गुट हो गया, ये दो गुट हो गए, दो ग्रुप हो गए। तो दुनिया में भी क्या है, दो गुट बने हुए हैं, एक अमेरिका का गुट, एक सोवियत संघ का गुट, दोनों ही बिल्कुल अपोजिट है, दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब गुट निरपेक्षता, निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि साहब हम निरपेक्ष, हम न्यूट्रल है, तो हम ना तो इस गुट की तरफ झुके हुए हैं, ना हम लोग इस गुट की तरफ झुके हुए हैं। हमारी नजर में दोनों गुट क्या है, एक जैसे हैं, हम इसके लिए भी वैसे ही और हम उसके लिए भी वैसे ही, हमें दोनों से फर्क नहीं पड़ता। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की अपनाई है, कि साहब हम दोनों ही गुटों की तरफ नहीं है, हम ना अमेरिका का समर्थन करते हैं ना सोवियत संघ का समर्थन करते हैं। अगर हमें कोई बात अमेरिका की अच्छी लगेगी तो हम अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, हमें कोई बात सोवियत संघ की अच्छी लगेगी तो सोवियत संघ का सपोर्ट करेंगे। हमें अगर कोई बात बुरी अमेरिका की लगेगी तो बुरे अमेरिका की बुराई करेंगे, और अगर कोई बात हमें बुरी सोवियत संघ की लगी तो हम सोवियत संघ की बुराई करेंगे। तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई है। और जो दो गुट बने हुए थे, एक यूएसए का गुट और एक यूएसएसआर का गुट, इन दोनों के बीच में से एक नया ही सॉल्यूशन भारत लेकर के आता है, जो कि है नेम। और एशिया और अफ्रीका के देशों को कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार है कि साहब आप नेम में जुड़िए, गुट निरपेक्षता आंदोलन में जुड़िए, ना तो आपको अमेरिका से जुड़ने की जरूरत है ना सोवियत संघ से जुड़ने की जरूरत है, हमें गुट निरपेक्षता आंदोलन में जुड़िए और गुट निरपेक्षता आंदोलन को मजबूत करिए, अपनी संप्रभुता को, अपनी अखंडता को, अपनी एकता को, अपने आर्थिक विकास को बनाए रखें, तो इसलिए आप गुट निरपेक्षता आंदोलन में जुड़िए। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन भारत की नीति थी, जिस नीति में भारत ना अमेरिका को समर्थन करता है और ना ही सोवियत संघ को समर्थन करता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, देखिए भारत के महापुरुषों का विचार आप देखिए कि राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहा है ना, उससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। मैं आपको अध्याय 1 से कहता हुआ आ रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान निर्माण में बड़ा योगदान दे रहा है, क्योंकि काफी कुछ तय हो चुका था कि हम जिस दिन हमारा संविधान बनाएंगे ये बातें रखेंगे। ये क्लियर हो चुका था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम लोकतंत्र लेकर के आएंगे, समूचे समाज का विकास की योजना करेंगे। तो ये तो हमारे घरेलू मैटर्स में राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार से मदद करी वो अपन ने देख लिया, पर इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस समय आप देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जाकर करके अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये मैसेज है कि साहब अन्याय चाहे कहीं पर भी हो, भारत का व्यक्ति अन्याय सहन नहीं करेगा, चाहे दूसरे के साथ ही क्यों ना हो रहा हो, पर अन्याय सहन नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी जी वहां पर भी सत्याग्रह चलाते हैं, वहां पर भी सत्याग्रह चलाते हैं। हमारे देश के नेताओं के दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं के साथ संबंध होते हैं, जिससे कि वहां पर भी आजादी मिले और हमें भी आजादी मिले। मतलब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन उपनिवेशवाद का कट्टर विरोधी है। भारत के महापुरुषों का पूर्ण विचार है कि जो उपनिवेशवाद है, ये जो यूरोप के देशों ने एशिया और अफ्रीका को गुलाम बना रखा है, ये खत्म होना चाहिए, ये उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए, शासन खत्म होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओके,
पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इस विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। तो पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या संघर्ष चल रहा था। ज्यादातर जो देश है वो आजाद होने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी संघर्ष का हिस्सा भारत भी था। तो भारत में भी आंदोलन चल रहे थे, भारत में भी अंग्रेजों से आजादी की मांग चल रही थी। इस आंदोलन का असर एशिया अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ और ये जो आंदोलन, जो भारत में आंदोलन चल रहे हैं ना, इस आंदोलनों का एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर प्रभाव हुआ कि साहब देखिए, भारत में आजादी के लिए ऐसा आंदोलन हो रहा है, हमें भी ऐसा आंदोलन करना है, हमें भी भारत की तरह लड़ना है, हमें भी यूनाइट होना है, एक होकर करके जो हमारे देश में चाहे डच का शासन हो, फ्रेंच का शासन हो, ब्रिटिशर्स का शासन हो, इनको बाहर भगाना है। तो मतलब जो आंदोलन भारत में हुए उससे मोटिवेट होकर के एशिया और अफ्रीका के में ऐसे बड़े मुक्ति आंदोलन चले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन करा है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेहरू की भूमिका। तो गुट निरपेक्षता नीति का सीधा सा अर्थ यह है कि हम दोनों जो गुट हैं उनसे अलग रहेंगे, हम दोनों गुटों में ही शामिल नहीं होंगे और हम हमारा एक रास्ता अपनाएंगे। अब देखिए, अलग रास्ता अपनाएंगे। पहली दुनिया पूंजीवादी दुनिया है जो कि अमेरिका की है, दूसरी दुनिया साम्यवादी या समाजवादी दुनिया है जो सोवियत संघ की है, और तीसरी दुनिया वो है जो दोनों ही गुटों में नहीं है। और उस तीसरी दुनिया को जन्म देने वाले व्यक्ति जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तीसरी दुनिया जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी और 4 देशों के प्रधान अध्यक्षों ने, शासन अध्यक्षों ने ये एक मैसेज पूरी दुनिया में दिया कि साहब हम अमेरिका और सोवियत संघ के बिना भी चल करके अपने अपने देशों का विकास कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया को एक तीसरा ऑप्शन अगर किसी ने दिया है तो वो हमारे देश के महापुरुष श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, गुट निरपेक्षता आंदोलन का निर्माण कर करके, नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का निर्माण कर करके। अब देखिए, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका को जाने, नेहरू जी का जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, उसको जाने। नेहरू जी की भूमिका 1947 से लेकर के 64 तक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती हैं भारत के विकास में भी और भारत की विदेश नीतियों को लेकर करके भी। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत के विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। तो प्रधानमंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी रहे 1946 से लेकर के 64 तक। और भारत की जब वो प्रधानमंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, तो भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की विदेश नीति की रचना करने, मतलब वो कैसी होगी, भारत किसके साथ संबंध रखेगा, किसके साथ नहीं रखेगा, तो इस विदेश नीति की रचना करना, मतलब उसको तैयार करना और क्रियान्वयन, मतलब उसको लागू करने में बड़ा प्रभाव जो डाला है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने डाला है। ये चीज हम लोग देखते भी आए। जैसे कि लास्ट चैप्टर की अगर मैं चर्चा करूं तो समाजवाद की तरफ नेहरू जी का ज्यादा झुकाव था, इसलिए कहीं ना कहीं हमें 1947 के बाद समाजवाद वाले जो गुण हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा देखने को मिलते हैं, सोशलिज्म वाले जो गुण हैं वो हमें हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 46 से लेकर के 64 तक का जो टाइम है, जो दौर है, उस दौर में कहीं ना कहीं सब कुछ जो तय हो रहा है वो जवाहरलाल नेहरू जी के हिसाब से तय हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी का इसलिए बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान है। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि 3 उद्देश्य क्या थे विदेश नीति के। यह भी सवाल आ सकता है कि विदेश नीति के 3 उद्देश्य क्या थे, या ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। अब ये MCQ में भी सवाल आ सकता है कि ये 3 लिख दिया है, अब इनमें से कौन सा नेहरू जी की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था, ठीक है ना। और वैसे भी सवाल बन सकता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है। तो अब 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। पहला, कठिन संघर्ष है, बड़ी मुश्किलों से अपन ने ये संप्रभुता पाई है, मतलब ये आजादी पाई है, ये सोवरेनिटी अपन लोगों ने पाई है, तो इसको बचाए रखना। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे देश की संप्रभुता पर हानि नहीं आनी चाहिए, मतलब फिर हमें कोई गुलाम बना ले, ये नहीं होना चाहिए। हमारी एकता अखंडता पर हानि नहीं आनी चाहिए, हम लोग एक रहे और हम लोग अखंड रहे, ये बड़ा आवश्यक है। और देखिए, सब विदेश नीतियों में देखिए हर चीजों को बाद में रखा गया, सबसे पहले एकता अखंडता संप्रभुता को बात करेगी कि साहब हमारी एकता अखंडता और संप्रभुता जो है वो बनी रहनी चाहिए। और इसी को देखते हुए हम विदेश संबंध बनाएंगे कि साहब कौन सा देश हमारी एकता अखंडता संप्रभुता का सम्मान करता है और कौन सा देश नहीं।
क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, देखिए बात आ गई। फिर है आर्थिक विकास करना, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले एकता, अखंडता, संप्रभुता बनी रहे और उसके बाद आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि किसके साथ हमारे संबंध होंगे और किसके साथ नहीं होंगे। तो ये 3 बड़े उद्देश्य हमारे विदेश नीति के हैं। भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का जो झुकाव था समाजवाद की तरफ था, और समाजवाद की तरफ झुकाव होने का मतलब है सोवियत संघ की तरफ झुकाव था, ठीक है ना। इसीलिए अगर थोड़े बहुत अगर हम देखें कि जो गुण है सोवियत संघ वाले या समाजवाद वाले हमें कैसे देखने को मिलते हैं। हमने 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान अपनाया। ये 5 वर्षीय योजना कहां का प्लान था? ये सोवियत संघ का प्लान था। वहां पर भी ऐसा ही चलता था, यहां पर भी ऐसा ही हुआ। काफी जगह हमें समाजवाद के जो गुण हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियां थी वो समाजवाद वाली नीतियां थी, हमारा झुकाव जो था वो समाजवाद की तरफ था। पर हमारे देश में कुछ नेता और कुछ पार्टियां ऐसी थी जिनका यह मानना था कि भारत की जो विदेश नीति हो वो अमेरिका समर्थित हो, अमेरिका के हितों के हिसाब से, अमेरिका जो है, अमेरिका के जो आइडियाज है उसके हिसाब से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अमेरिका क्या है? लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाला देश है। अमेरिका लोकतांत्रिक देश है और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसलिए लोकतंत्र है, तो इसलिए अमेरिका वाली जो नीतियां है उसकी सपोर्ट होना चाहिए। सोवियत संघ साम्यवादी देश है, इसलिए थोड़ा कम झुकाव सोवियत संघ की तरफ होना चाहिए। और ऐसे लोगों में कौन थे? ऐसे में भारतीय जनसंघ जो पार्टी है वो है, स्वतंत्र पार्टी जो है वो है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के भी यही विचार थे कि साहब जो भारत की विदेश नीति है वो थोड़ा सा अमेरिका के जो आइडियाज है उसके हिसाब से हो, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। परंतु ओवरऑल उस समय की जो विदेश नीति हो चाहे देश की आंतरिक नीति हो, उनमें एक बड़ा प्रभाव जो डाला गया है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही डाला गया है। अब बात करते हैं 2 खेमों से दूरी। गुट निरपेक्षता नीति का एक ही नारा था कि 2 खेमों से दूरी। दोनों गुटों में, दोनों खेमों में हमें नहीं जाना है, ना अमेरिका वाले में जाना है ना सोवियत संघ वाले में जाना है। देखिए इंटरेस्टिंग बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि चाहे हमारे देश के अलग अलग जो महापुरुष है उनके विचार अलग अलग रहे हो, सबका पर लक्ष्य एक ही था, भारत को बेहतर से बेहतरीन बनाना, आगे से आगे बढ़ाना। चाहे अमेरिका की तरफ जो है झुकाव होना या सोवियत संघ की तरफ झुकाव होना, वो ठीक है, जो भी ठीक लगाओ, सबको अपने अपने विचार है जैसा भी। पर उस समय गुट निरपेक्षता नीति का आइडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए, और उस समय दोनों गुटों से जो दूरी बना करके, जो बैलेंस बना करके रखा ना, वो गजब की बात है, वो गजब की बात है। और देखिए जब हम दोनों ही गुटों में नहीं थे, इसीलिए तो देखा ना आपने बीच में 1961-62 में जवाहरलाल नेहरू जी मध्यस्थता करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मध्यस्थता करने के लिए बुलाया कि साहब युद्ध को शांत करो। क्यों? क्योंकि हम दोनों में नहीं है। अगर किसी एक में होते तो पता होता कि चलो, जैसे मान लो हम अमेरिका में होते तो फिर क्या बुलाते भारत को कि हाँ साहब मध्यस्थता करने आओ? नहीं। या हम सोवियत संघ में होते तो बुलाते नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं दुनिया में गुट निरपेक्षता आंदोलन के द्वारा भारत का जो नाम है वो थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर हुआ है। पर ये दोनों खेमों से दूरी बनाना क्या इतना आसान था? क्या सच में भारत दोनों खेमों से दूर था? क्या सच में भारत की जो नीति थी वो गुट निरपेक्षता वाली थी? क्या लगता है आप लोगों को? थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ झुकाव था ही था। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। तो आजाद भारत की जो विदेश नीति है उसमें शांतिपूर्ण विश्व का सपना था कि कैसा विश्व हो? शांतिपूर्ण वाला हो, पूरे विश्व में शांति ही शांति होनी चाहिए। और शांति के लिए भारत ने कौन सी नीति अपनाई है? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपनाया है। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी है। तो शीत युद्ध से जो उपजा तनाव है, मतलब शीत युद्ध से जो तनाव हुआ है, मतलब जो टेंशन्स क्रिएट हुई है शीत युद्ध के कारण, उसको कम करने में भारत ने अपनी भूमिका निभाई है। और जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको हम लोग कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब जब शांति के लिए सेनाएं भेजी हैं कि साहब शांति स्थापित करनी, वहां झगड़ा ज्यादा हो रहा है, अपनी जो मिलिट्री है, आर्मी है, वो हम भेज रहे हैं शांत करने के लिए, तो उस समय भारत ने भी अपनी आर्मी, अपनी सेना को भेजा कि सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, शांति के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें पूरे विश्व में शांति चाहिए। तो भारत शांति के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। भारत अमेरिका, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और सोवियत संघ वार्सो पैक्ट की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। तो भारत जो अमेरिका का सैन्य गठबंधन था, जो सेना का गठबंधन था, कौन सा था? नाटो।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उससे खुद को दूर रखना चाहता था। और सोवियत संघ का जो सैन्य गठबंधन था, कौन सा था, वार्सो पैक्ट, उससे भी भारत अपने आप को दूर रखना चाहता था। मतलब भारत दोनों देशों के जो सैन्य गठबंधन है, जो मिलिट्री अलायंसेस बने हैं, चाहे वो नाटो हो चाहे वो वार्सो पैक्ट हो, उन दोनों से भारत खुद को दूर रखना चाहता था। और यही कहीं ना कहीं दो खेमों से दूरी थी। अब देखिए, जो संतुलन भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, वो संतुलन कहीं ना कहीं बन रहा है, ऐसी बात नहीं, बन तो रही, पर फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं झुकाव भारत का सोवियत संघ की तरफ था। कैसे था, देखिए 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। तो देखिए 1956 में जब ब्रिटेन ने क्या करा, स्वेज नहर, जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल है, तो उसके लेकर के क्या, मिस्र मतलब इजिप्ट पे हमला करा। अब इजिप्ट कहां पर है, इजिप्ट है अफ्रीका में, तो उस पर हमला करा। तो भारत ने बोला भैया ये तो गलत कर रहे हैं, जो ब्रिटेन वाले हैं ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, फिर से एक नया उपनिवेशवाद लेकर के आ रहे हैं, फिर से जो देशों को है गुलाम बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, विरोध करते हैं हम इसका। और पूरे दुनिया में इसका विरोध करा कि साहब ब्रिटेन जो है नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है, एशिया अफ्रीका के देशों पर अटैक कर रहा है, तो इस प्रकार से उसका विरोध करा। तो कहीं ना कहीं चलो, अब ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन किसके, अमेरिका वाले ग्रुप में पूंजीवादी देश था, तो कहीं ना कहीं भारत ने ये दिखा दिया कि नहीं साहब देखो, हम पूंजीवादी जो है विरोध करते हैं, जो गलत है सो गलत है, उसको गलत को गलत बोलने की मत रखते हैं। बट फिर देखिए इसी साल 1956 में जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं करी। पर जब सोवियत संघ ने हंगरी पर अटैक करा, तो भारत ने इसकी निंदा नहीं करी, इसकी बुराई नहीं करी। मतलब जब ब्रिटेन अटैक कर रहा है, जब अमेरिका का साथी देश अटैक कर रहा है, तो भारत बुराई कर रहा है। पर जब सोवियत संघ किसी देश पर अटैक कर रहा है, तब भारत बुराई नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है। तो यहां से थोड़ा सा जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वो ये कहते हैं कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए, पर फिर भी इंडिया बैलेंस बना करके चल रहा था, अच्छा खासा बैलेंस बना करके चल रहा था। और देखिए दोनों गुटों में नहीं होने का बेनिफिट इंडिया को क्या मिला वो देखिए। जैसे ये है इंडिया, और ये है अमेरिका, और ये है यूएसएसआर। अब देखिए पहला फायदा तो यह था कि अगर कभी भी इंडिया को यूएसए आंख दिखाए, अच्छा तुम हमसे नहीं मिल रहे हो, देख लेंगे तुम्हें, देख लेंगे, अच्छा, फिर इंडिया बोलेगा अच्छा भाई हमें धमकी दे रहा है, हमें अभी जाओ यूएसएसआर के पास, अभी मिल जाओ यूएसएसआर। अरे अरे वो अमेरिका, नहीं, गलती हो गई, गलती। ऐसा ही अगर यूएसएसआर करे तो हम, अच्छा तू हमें डरा रहा है, जाओ अमेरिका के पास, मिलो अमेरिका के पास, देख लियो अमेरिका के पास मिल जाऊंगा, ठीक है। तो अरे फिर सोवियत, अरे नहीं इंडिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही देश क्या है, इंडिया पे दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि पता था या चलो ये न्यूट्रल तो है, नहीं कल को हमारे ऑपोजिट ग्रुप में जाकर के मिल गए तो ऑपोजिट ग्रुप वालों के पास एक और देश की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए इंडिया अपना न्यूट्रलिटी पर रहा। दूसरी बात इसके अलावा क्या है कि दोनों ही जो देश है वो इंडिया को हल्के में भी नहीं ले सकते थे कि नहीं अरे इंडिया, अरे छोड़ो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं, उनको पता था साहब इंडिया न्यूट्रल है, कभी भी किसी को अगर सपोर्ट कर दिया तो भारी जो है गेम पलट देगा। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इंडिया को अमेरिका से भी मदद ले सकता है और इंडिया यूएसएसआर से मदद ले सकता है, क्योंकि हम तो किसी की साइड है ही नहीं ना। जब हम किसी की साइड नहीं है तो हमारे लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके लिए पाने के लिए सब कुछ होता है, क्योंकि जब मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं तो पाने के लिए तो सब कुछ है। और जिनके पास क्या बहुत कुछ होता है ना, वो खोने से डरते हैं, अरे यार मेरा ये भी चला जाएगा, अरे मेरा ये भी चला जाएगा। अरे पर जब है ही नहीं हमारे पास खोने को, मतलब कुछ ना कुछ लेकर के ही आऊंगा, खोने को तो पहले से ही कुछ नहीं था, ठीक है। तो बता इसी प्रकार से जब हम किसी की साइड नहीं है, ना अमेरिका की साइड ना सोवियत संघ की साइड, तो हमारे लिए तो अभी दोनों दरवाजे खुले हुए, इधर भी चले जाओ चाहे इधर भी चले जाओ। जैसे अभी आप लोग 12th में हो, अभी आपके लिए जिंदगी में बहुत सारे अवसर है। आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, आप बैंक की भी तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो। अभी तो जीवन में बहुत लंबा जीवन है बेटा। पर अब कोई व्यक्ति 30 साल 35 साल का हो जाए फिर बोले यार मैं तो अब सोच रहा हूं कि चलो अब यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर तो ये आपने काफी समय गवा दिया, काफी समय जो है आपने खो दिया। तो जब तक नहीं खोया तब तक तो हमारे पास बहुत कुछ है।
इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था, इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। अब जो भारत की जो नीति है उसमें क्या था, आयात को कम करने पर, कि साहब इंपोर्ट जो हो, मतलब जो बाहर से हम लोग सामान मंगवाते हैं वो कम से कम मंगवाए। क्योंकि अगर हम लोग बाहर से सामान मंगवाते हैं तो पहली बात तो यह है कि हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता दिखती है कि साहब हमने ये चीज भी उनसे मंगवाई, ये चीज भी वहां से मंगवाई, ये चीज भी वहां से मंगवाई, तो हमारे दूसरे देशों पर जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वो ज्यादा दिखती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर बाहर से सामान आएगा और वो बाहर का सामान यहाँ के लोग खरीदेंगे तो फिर जो यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं वो जो सामान बना रहे हैं उनको कौन खरीदेगा भाई? मतलब हमारे जो इंडिया के उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो तो सारे बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर रोक लगानी है, उसको कम से कम करना है और खुद को ही संसाधन आधार तैयार करना है, मतलब खुद को ही सामान तैयार करने हैं। और इसीलिए क्या है, एक वर्ड प्रयोग करा जाता है यहां के लिए, आयात प्रतिस्थापन। किसका वर्ड प्रयोग करा जाता है? आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, आयात को प्रतिस्थापित कर दो कि जो हम मंगवा रहे हैं अब वो नहीं मंगवाएंगे तो क्या करें, बोलो खुद बना लो। जो चीज मंगवानी पड़ रही है मतलब उसकी जरूरत तो है, तो नहीं मंगवा रहे फिर क्या करें, खुद बना लो। भाई जैसे आज एक उदाहरण देता हूं मैं कि रोज ऐसा आप कहते हो कि मम्मी 20 रुपए दो मैं दही लाऊंगा, मम्मी 20 रुपए दो मैं दही लाऊंगा। अरे तो भाई तुम जब रोज 20-20 रुपए की दही ला रहे हो और इतनी सी दही आती है उसमें आप अकेले खाते हो, तो अच्छा है ना 25 रुपए की 30 रुपए की दूध की थैली ले आओ। मम्मी ने बोला बेटा 25 रुपए 30 रुपए की दूध की थैली लिया और अपन दूध क्या है घर पे ही दही बना लेंगे, तो जो तू रोज लेने जा रहा है वो अपन घर पे ही बना लेंगे, तो अपना जो आयात है, जो इंपोर्ट है, वो रुक जाएगा। तो यहां पर आयात प्रतिस्थापन करने मतलब भारत सरकार ये कह रही है कि जो हम बना सकते हैं वो बना लो, वो मंगवाने क्यों पड़े। तो इससे एक तो जो हमारे उद्योग है वो भी बढ़ेंगे और दूसरी बात क्या है, हमारे जो दूसरे देशों पर निर्भरता है वो भी खत्म हो जाएगी, वो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। अब आ जाइए एफ्रो एशियाई एकता पर। एफ्रो एशिया एकता पर, या इसको हम कहते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी। देखिए भारत हमेशा से विश्व शांति के लिए काम करा है, विश्व शांति का समर्थक भारत रहा है और उसके साथ साथ आप देखेंगे एफ्रो एशिया एकता का भी समर्थक भारत रहा है। अब सवाल यह आता है कि अफ्रीका और एशिया को ही क्यों, दुनिया में 7 महाद्वीप है, 7 में से अफ्रीका और एशिया की एकता पर ही भारत क्यों जोर दे रहा है? 2-3 कारण आपको बताता हूं। पहली कारण तो यह कि भारत एशिया का खुद भाग है, तो इसलिए एशिया की बात कर रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि अफ्रीका और एशिया ये 2 वो महाद्वीप है, ये 2 वो कॉन्टिनेंट है जहां पर यूरोपीय देशों ने गुलाम बनाया, सारे संसाधनों को खत्म कर दिया और स्थिति जो है वो बेकार कर दी। तीसरी बात यह थी कि ये 2 महाद्वीप के अधिकतम जो देश है एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। उपनिवेशवाद से आजादी की समस्या, उसके बाद आजाद हो गए तो लोकतंत्र स्थापित करने की समस्या, गरीबी से बाहर निकलने की समस्या, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो समस्या, इन समस्याओं से जूझ रहे थे। तो इसलिए भारत अफ्रीका एशिया की जो एकता है उस पर बार बार में जोर दे रहा है। अब देखिए हमेशा क्या होता है, जब भी हम लोग हम अपने जैसा ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज जैसे अगर मैं भी किसी को समझा रहा हूं तो मैं देखूंगा अरे यार अच्छा अपना सा व्यक्ति, इससे उसको समझाने के प्रयास करते हैं, ये मान जाएगा, ये तो अपनी बात मान जाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति और अपनी स्थिति एक जैसी है। जैसे आज मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बहुत अमीर आदमी है और जिसके मतलब पूर्वज ही अमीर रहते हुए आए, उसको बोलो गरीबी ऐसी है, क्या ये गरीबी है, कोई गरीबी नहीं, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी उस गरीबी को महसूस करा ही नहीं है, तो वो मानेगा ही। हाँ, पर अगर उसके परिवार में किसी ने महसूस करा है, वो बोलेगा ओए जब नहीं है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गरीबी बहुत बेकार चीज है, बोले सर मैं तो यहां से गरीबी से उठा हूं, वो महसूस कर लेगा। इसी प्रकार से अगर किसी के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो जिसके साथ हुआ वही उसको फील कर सकता है। वो किसी दूसरे को बोलेगा वो कहेगा कौन सा जातिगत भेदभाव, कहां होता है जातिगत भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, पर जो जिनके साथ हुआ है उनको पता है। ऐसे ही अगर किसी महिला के साथ कोई भेदभाव हुआ है तो वो किसी पुरुष को बोलेगा कोई भेदभाव नहीं होता है ऐसा, पर जिनके साथ हुआ है उन्हीं को पता है। तो इसलिए व्यक्ति क्या होता है, ऐसे को ढूंढता है जिससे वो उनके साथ हो तो वो बता सकेगा सब देखो हमारे साथ ऐसा हो, हमारी कंडीशन जो है वो सेम है। ऐसे ही कंडीशन आप यहां पे देख लीजिए, अफ्रीका और एशिया की कंडीशन सेम है, इसलिए अफ्रीका एशिया की यूनिटी पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है कि साहब
हमारी एक जैसी स्थिति है, हमारा लगभग सारा जो इतिहास है वो एक जैसा रहा है। तो इसलिए हम लोग एक होकर के, एक यूनाइट होकर करके पूरे विश्व पटल पे, पूरे विश्व मंच पर हम दुनिया को दिखा दे कि हम लोग ताकतवर हैं, हम कमजोर नहीं है। और अगर हमें कमजोर बनाया है तो इन यूरोपीय शक्तियों ने, इन यूरोपीय देशों ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया है। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। तो जब नेहरू जी का दौर चल रहा था तब भारत ने एशिया और अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र देश हैं, जो अभी आजाद हुए हैं, उन देशों के साथ संपर्क बनाया है। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आजादी मिलने में 5 महीने शेष थे। तो नेहरू जी की अगुवाई में, नेहरू जी की लीडरशिप में भारत ने 1947 के मार्च 1947 में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन ARC, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करवा दी थी। और जबकि भारत अभी तो आजाद भी नहीं हुआ था, आजाद तो अगस्त में होता, 5 महीने भी बाकी थे, पर उससे पहले ही भारत ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करा दी। मतलब शुरुआत से ही भारत का जोर था एफ्रो एशियाई यूनिटी पर, अफ्रीका और एशिया की यूनिटी, एकता पर। भारत ने 1949 में इंडोनेशियाई डच औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत ने 1949 में इंडोनेशिया हमारा एशिया का देश है, इंडोनेशिया पे किसका शासन था, किसका रूल था? डच का रूल था। किसका रूल था बेटा? डच का रूल था। डच मतलब जो नीदरलैंड के लोग हैं, उनका रूल था। तो जो इंडोनेशिया में जो डच का रूल था, डच औपनिवेशिक शासन था, उसके खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसके समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी और कहा गया कि जल्द से जल्द इंडोनेशिया को क्या करा जाए? आजाद करा जाए। और देखिए फिर आगे जाकर करके जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन होगा उसमें इंडोनेशिया भी जुड़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया की आजादी के लिए भारत ने बार बार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया है कि जो डच औपनिवेशिक शासन है उसको इंडोनेशिया में से खत्म करा जाए। मतलब भारत एशिया के सभी देशों में उपनिवेशवाद की समाप्ति चाहता है। वो चाहता है कि इंडोनेशिया हो चाहे एशिया का कोई भी देश हो, सभी आजाद हो, संप्रभु देश बनकर करके अपनी नीतियों का निर्माण करे, किसी के दबाव में नहीं। भारत अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। अब देखिए भारत अनौपनिवेशीकरण, देखिए उपनिवेशीकरण तो क्या होता है? गुलाम जो बनाया है वो। अनौपनिवेशीकरण का मतलब क्या है? गुलामी खत्म हो जाना, मतलब ये जो उपनिवेशवाद बना हुआ है ये हट जाना। तो भारत ने इस अनौपनिवेशीकरण मतलब जो गुलामी हट जाना, उपनिवेशवाद का खत्म हो जाना, उस प्रक्रिया का हमेशा से प्रबल समर्थक रहा है। मतलब कोई भी देश किसी देश पर शासन ना करे, सभी देशों की अपनी संप्रभु नीति हो, सभी देश अपने हिसाब से नीतियां तय करे और अपने हिसाब से देश को चलाए, तो इसका भारत समर्थक रहा है। नस्लवाद का भारत ने विरोध करा कि रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो, यह बिल्कुल गलत बात है। और खास करके कहां विरोध करा? दक्षिण अफ्रीका में तो करा ही, दक्षिण अफ्रीका में करा है। जैसे महात्मा गांधी जी भी वहां पर आंदोलन, सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है ना। और दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद हो रहा है उसका विरोध कर रहा है भारत। तो मतलब एशिया अफ्रीका में कहीं भी गलत हो रहा है तो भारत उसके आवाज उठा रहा है और एशिया अफ्रीका के देशों को समर्थन कर रहा है। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इंडोनेशिया का एक शहर है, क्या नाम है? बांडुंग। तो इस बांडुंग सम्मेलन में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में हुआ। एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ कहां पर? इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में हुआ है। इसको बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। और ये जो बांडुंग सम्मेलन है ना, इसी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या पड़ी है? नींव पड़ी है। मतलब यही तय हो गया था कि साहब हम आगे जाकर के क्या करेंगे? एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक फॉर्मेशन करेंगे। मतलब शुरुआत धीरे धीरे यहीं से हो चुकी थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है वो कहां पर हुआ? 1961 के सितंबर, बेलग्रेड में होता है। कहां पर होता है? बेलग्रेड में होता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू जी की बड़ी भूमिका रहती है। यह तस्वीर आपको मीटिंग की दिखाइए। अब आ जाइए हम हमारे एक नए टॉपिक पे, चीन के साथ शांति और संघर्ष। ठीक है, चीन के साथ शांति का दौर रहा है, चीन के साथ फिर बीच बीच में संघर्ष का दौर रहा है। तो पूरा ये जो टॉपिक है चीन के साथ शांति और संघर्ष, इसको कवर कर लेते हैं। नेहरू जी का जो योगदान है वो अपन ने देखा, एफ्रो एशिया यूनिटी जो है उस पर जोर दिया वो देखा। अब चीन के साथ शांति और संघर्ष को चर्चा करते हैं।
चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। तो चीनी क्रांति 1949 में हुई और चीन में क्या थी? कम्युनिस्ट सरकार थी, साम्यवादी सरकार थी। और उस साम्यवादी सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से सबसे पहले अगर कोई था तो भारत था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए और जो बाकी अन्य हमारे देश के महापुरुष हैं, उनको ये मन में आशंका थी कि देखिए साहब, चीन पे ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। चीन भरोसेमंद वाला देश नहीं है, इसलिए चीन से थोड़ा सा कठोर रवैया है ना, वही होना चाहिए। ज़्यादा दोस्ती वोस्ती का ठीक नहीं है और ज़्यादा विश्वास तो चीन पे जताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। पर उस समय नेहरू जी का विदेश नीति में, देश की नीतियों में थोड़ा दबदबा था, तो नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं, चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध है और अच्छे ही रहेंगे, चीन ऐसा नहीं करेगा। और इसीलिए शुरू शुरू में हिंदी चीनी भाई भाई के भी जो है वो नारे उस समय लगते हैं। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो नेहरू जी को ऐसा लगता था कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और ऐसा आक्रमण की दूर दूर तक संभावना नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इसलिए बिंदास है अपन लोग। सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। इतना विश्वास चीन पर दिखाया गया नेहरू जी के द्वारा कि सीमा पर सेना को स्थापित नहीं करा गया। हमारे जो दूसरे महापुरुष हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए और बाकी हो गए, वो कह रहे थे यार इतना ट्रस्ट नहीं सही है, ठीक है ठीक है, बाकी रिश्ते अच्छे होने चाहिए उसमें नो डाउट, बट इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास सही नहीं है कि आप सेना ही नहीं लगा रहे हो, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रहे हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब हो गया है कि वो पूरी सेना नहीं, जैसे सीआरपीएफ हो गया और ऐसी दूसरी है, उन सैनिक बलों को लगा करके रखा था, मिलिट्री आर्मी को नहीं लगा करके रखा। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में करी। अब देखिए 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1954 को एक क्या होता है? पंचशील समझौता होता है। कौन सा होता है? पंचशील समझौता होता है, ठीक है। ये पंचशील समझौता कहां, किन किन के बीच में हुआ? भारत और चीन के बीच में हुआ। भारत की तरफ से कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और चीन की तरफ से कौन थे? प्रमुख चाओ एन लाई थे। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। ये पंचशील समझौते में क्या था? 5 पॉइंट ऐसे रखे गए जो किस बात को दर्शाते हैं? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि साहब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके रहेंगे। और उन 5 पॉइंटों में क्या है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे की सीमाओं पर कुछ नहीं बोलेंगे कि साहब ये इसकी सीमा है या नहीं है, ये इसकी सीमा है या नहीं है। तो ऐसे संप्रभुता, इन सब का सम्मान करने के लिए 5 मुद्दों को लेकर के दोनों नेताओं के बीच में हस्ताक्षर होते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंचशील समझौता कहते हैं। और ये पंचशील समझौता कब हुआ है? 29 अप्रैल 1954 में हुआ है। अब देखिए तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत का इश्यू जो है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत और चाइना के रिश्तों में अगर खटास पड़ी है तो उसका एक कारण तिब्बत है। तिब्बत का जो मुद्दा है वो है भारत और चीन के बीच में एक रिश्तों में थोड़ा सा समस्या वाली जगह बनी, वो तिब्बत बनी है। क्या है ये तिब्बत का मामला? तो आइए इसको जान लेते हैं। ये मध्य एशिया का मशहूर पठार है, ठीक है। तो मध्य एशिया में अगर देखेंगे तो ये क्या है? मशहूर पठार है, प्लेट्यू है, ठीक है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। 1950 में चीन ने क्या है? तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, तिब्बत पर अपना कंट्रोल जमा लिया चीन ने। और जो तिब्बती लोग हैं उन्होंने इस चीनी कब्जे का क्या करा है? विरोध करा है। मतलब चीन क्या कर रहा है? तिब्बत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि साहब तिब्बत क्या है? हमारा है, तिब्बत क्या है? हमारा है। कभी कभार कंट्रोल ले लेता है, फिर हटा देता है, फिर ले लेता है, फिर हटा लेता है, पर वो तिब्बत पे कंट्रोल करना चाहता है। और जो तिब्बत के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, तिब्बत आजाद था, संप्रभु था, अलग था और अलग ही रहेगा। तिब्बत की संस्कृति अलग है, तिब्बत का सब कुछ अलग है, हम चीन के अधीन नहीं है। पर चीन ये कहता है कि नहीं नहीं साहब, तिब्बत तो हमारा ही। और तिब्बत के लोग बार बार में क्या करते हैं? चीनियों का जो है विरोध करते हैं। चीनी अगर वहां कब्जा कर रहे हैं, वहां आ रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तो उसका विरोध तिब्बत के लोग कर रहे हैं। 1954 में जब भारत और चीन के बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। मतलब देखिए, अब जब 1954 में क्या हुआ है? क्या हुआ है 1954 में हुआ है पंचशील समझौता। क्या हुआ है? पंचशील समझौता, पंचशील एग्रीमेंट हुआ है। और जब पंचशील एग्रीमेंट हुआ तो उसमें यह बात थी कि एक दूसरे देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, ठीक है। क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करने का मतलब है जो टेरिटरीज है उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपके
अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे, ये क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान माना जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं पंचशील एग्रीमेंट के तहत क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान की बात हो रही है, तो चीन ये दावा कर रहा है, चीन ये कह रहा है कि इसका अर्थ यह है कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। मतलब भारत को ये मानना पड़ेगा कि साहब तिब्बत हमारा ही है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में क्या है, पंचशील समझौता है, और उस पंचशील समझौते के तहत ये बात है कि क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान होगा। और जब चीन कह रहा है कि तिब्बत हमारा है, तो भारत बीच में ना बोले हम हमारा देख लेंगे कि साहब तिब्बत हमारा है, हम और तिब्बत बैठ करके बात कर लेंगे, भारत बीच में हस्तक्षेप ना करे। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाओ एनलाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए, तो साथ ही तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत आए और नेहरू को जानकारी दी। अब 1956 में जब जो चीनी शासनाध्यक्ष है, जो चीन के हेड हैं चाओ एनलाई, वो भारत आए। और देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी चाइना जाया करते थे, चाइना का कोई लीडर भारत आया करता था, तो भयंकर भीड़ उनका स्वागत करा करती थी। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करते थे। मतलब गजब का ही जो कहते हैं ना वार्म वेलकम होता है, वो वेलकम हुआ करता था। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से 1956 में शासन अध्यक्ष चाओ एनलाई भी भारत आते हैं। जब वो भारत आए तो तिब्बत के धार्मिक नेता है दलाई लामा। ठीक है, तो वहां के धार्मिक नेता है, मतलब आप कह सकते हैं एक धर्म गुरु है दलाई लामा जी, वो भी भारत आए। और जब वो भारत आए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को सारी जानकारी दी कि बोले मिस्टर नेहरू, हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, चीन हमारे तिब्बत को हथियाने की कोशिश कर रहा है, चीन हमारे तिब्बत में अंदर घुसता जा रहा है, ये जो है गलत कर रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करिए मिस्टर नेहरू। ठीक है, हमें इंडिया से ही उम्मीद है। तो दलाई लामा जी भी भारत आ जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी को सारी जानकारी देते हैं, जो कि चीन उन पर अत्याचार कर रहा था। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, और चीन ये कह रहा है कि देखिए तिब्बत हमारा हिस्सा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बोले तिब्बत हमारा हिस्सा है, हाँ हम तिब्बत को ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे। क्या साहब वो अपने जो इलाका है उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, और कुछ जो विशेष प्रावधान है ऐसा कुछ प्रावधान कर देंगे। जितने भी इलाके पूरे चीन में है उसकी तुलना में हम ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा ऑटोनॉमी जो है वो किसको देंगे, चीन को, तिब्बत को देंगे। ये बात चीन कह रहा है। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ, सेनाओं ने दबा दिया। अब 1958 में ये जो चीन का जो दबदबा था, जो चीन का ये शासन तिब्बत में हो रहा है, जो तिब्बत को कंट्रोल करने का प्रयास चीन कर रहा है, उसके लिए तिब्बत ने क्या करा, सशस्त्र विद्रोह करा। लोगों ने हथियारों के साथ क्या है, चीन का विरोध करा, चीन मुर्दाबाद, चीन सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे, परंतु चीनी जो सेना है उसने इस विद्रोह को दबा दिया और लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, लोगों को मार दिया। दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत से शरण मांगी। अब जो दलाई लामा जी जो 1954 में भारत आए थे और जवाहरलाल नेहरू जी को सारी जानकारी दी, और इस सशस्त्र विद्रोह के बाद जब सेना ने उस विद्रोह को दबा दिया, तो फाइनली दलाई लामा जी सीमा पार करके 1959 में भारत से शरण मांगी, और सीमा पार कर करके क्या हुए, भारत में आ गए। अपने काफी अनुयायियों के साथ, अपने काफी फॉलोअर्स के साथ दलाई लामा जी भारत आ गए, और आज भी दलाई लामा जी जो है भारत में ही है। भारत का जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जो शहर है, वहां पर दलाई लामा जी रहते हैं। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी, तो भारत ने दलाई लामा जी को शरण दे दी। अब जब भारत ने दलाई लामा जी को शरण दे दी, तो इसका कहीं ना कहीं चीन ने यह अर्थ निकाला कि भारत क्या कर रहा है, तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है। और भारत तिब्बत को सपोर्ट करने का अर्थ यह है कि भारत क्या है, चीन के खिलाफ जो गतिविधि है उनको समर्थन कर रहा है। क्योंकि तिब्बत चीन के खिलाफ है और भारत तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब भारत एंटी चाइना एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा चाइना का मानना है। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। चीन ने इस कदम का कड़ा विरोध करा कि साहब भारत ही क्यों कर रहा है, भारत ने संप्रभुता के लिए हस्ताक्षर करे, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे लोग मतलब जो तिब्बत के लोग हैं उनको शरण देकर के ये भड़काने की कोशिश कर रहा है कि साहब चीन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। बोले ये भारत गलत कर रहा है। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। तो देखिए, फिर आप 50-60 के दशक में देखेंगे तो तिब्बत के जो लोग हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। खास करके भारत में बड़ी संख्या में आते हैं, और भारत में भी खास करके दिल्ली में आपको बड़ी बड़ी बस्तियां जो है तिब्बती शरणार्थियों की देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, दलाई लामा ने भी वहीं शरण लिए, में संभवतः तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। और हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है वहां पर क्या है, तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ा इलाका आपको वहीं देखने को मिलेगा। और दलाई लामा जी भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रहते हैं।
1950 और 60 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल है। तो 1950 और 60 के दशक में, ठीक है, 1950 और 60 के दशक का मतलब है 1951 से लेकर के 60, ये 1950 का दशक है, और 1961 से लेकर के 1970 तक ये 1960 का दशक है। इन दशकों के समय अलग अलग राजनीतिक दल हो और चाहे अलग अलग जो राजनेता है वो, उन सभी ने तिब्बत की आजादी के प्रति समर्थन जताया कि साहब तिब्बत को आजादी मिलनी चाहिए। ये जो चीन कर रहा है, ये जो चीन उन पर शासन दिखा रहा है, ये शासन गलत है, चीन को तिब्बत को आजाद करना चाहिए। और इन दलों में कौन है? सोशलिस्ट पार्टी है, जनसंघ है। जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी ये कह रही है कि साहब तिब्बत को आजादी मिलनी चाहिए, तिब्बत को फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाइना जो उन पर शोषण कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है वो गलत है, वो रुकना ही चाहिए। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। चीन क्या कहता है कि तिब्बत हमारा स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब हम उसको ज्यादा फ्रीडम देते हैं, ज्यादा ऑटोनॉमी देते हैं, पर वो हमारा अभिन्न अंग है, मतलब वो कभी भी चीन से अलग नहीं हो सकता, वो हमारा ही हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। पर तिब्बत के लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हम तो चीन का हिस्सा नहीं है, हम तो अलग है, हमारा तो अलग है पूरा सिस्टम, और ये लोग हम पे क्या कर रहे हैं? आक्रमण करके हम लोगों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता ने विरोध करा। तो ज्यादा से ज्यादा अब क्या करना जा रहा है? जो चीन के लोग हैं जो वहां पे लाकर के बस रहे हैं, वहां पे सरकार उनको बसा रही है कि तुम जाकर के तिब्बत में बसो, जिससे क्या होगा कि तुम बस जाओगे तो कहोगे साहब ये तो हमारा इलाका, हम तो रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा ही हुआ तिब्बत। और तिब्बत के जो लोग हैं वो उस चीन की इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि चीन के लोगों को ला करके चीन यहाँ पर बसा रहा है। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहां साम्यवाद फैलाना चाहता है। और तिब्बती ये भी कह रहे हैं कि चीन ये जो दावा करता है कि उसने में ज्यादा स्वायत्तता दे रखी है, ज्यादा फ्रीडम दे रखी है, बोले ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि इसने तो क्या करा है, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो धर्म है, उसको पूरे को नष्ट करके ये तो क्या फैलाना चाहता है? साम्यवाद फैलाना चाहता है। साम्यवाद की जो नीति है उस नीति पर यहाँ पे तिब्बत को लाना चाहता है। अब आ जाइए चीन का आक्रमण 1962, ठीक है, चाइनीज इन्वेंशन अक्टूबर 1962। तो 1962 में अब हमारी क्या है? चाइना के साथ लड़ाई होती है। अब चाइना के साथ जो लड़ाई होती है उसके दो कारण हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या है वो देखिए। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारणों से खटास आई। दो कारण क्या है? पहला, चीन का 1950 में तिब्बत पे कब्जा। तो चीन का 1950 में क्या है? तिब्बत पर कब्जा करना। क्योंकि अब तिब्बत पे जब चीन ने कब्जा करा और वहां से दलाई लामा जी हैं या और जो बाकी लोग हैं वो भारत में आकर करके रह रहे हैं, भारत ने उनको शरण दी है, तो कहीं ना कहीं चीन को ऐसा लगता है कि भारत क्या कर रहा है? एंटी चाइनीज जो एक्टिविटीज है, जो चाइना के विरोध वाली गतिविधियां उनको बढ़ावा दे रहा है, चाइना के जो विरोध में जो लोग हैं उनको समर्थन कर रहा है, उनको शरणार्थी बना करके भारत चाइना का विरोध कर रहा है। तो इस कारण भी चाइना भारत के साथ संबंधों में खटास आ जाती है। दूसरा है सीमा विवाद। सीमा विवाद का मतलब है बाउंड्रीज को लेकर करके, ठीक है, कि साहब ये जो बाउंड्रीज है ये चाइना का इलाका है और भारत ने इसको ले रखा है, पर भारत का कहना है कि नहीं साहब ये जो बाउंड्रीज हैं ये तो अंग्रेजों के समय ही तय हो चुकी थी, पर चाइनीज ये कहते हैं हम अंग्रेजों के शासन की बात नहीं मानते। तो इन दो कारणों के कारण क्या हुआ कि चाइना और भारत की जो दोस्ताना रिश्ते थे, जिन रिश्तों में ये कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई, और आज हम ये कहते हैं चीनियों को तो यूं पानी में घोल घोल करके पी जाएंगे, ठीक है, तो उन हिंदी चीनी भाई भाई वाले जो रिश्ते हैं वो खत्म हो चुके थे, वो दोस्ताना जो संबंध है वो खत्म हो चुके थे। और जिस बात की आशंका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिसे महापुरुषों ने दर्शाई थी, वो आशंका सच हुई और चाइना ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए भारत पर अक्टूबर 1962 में अटैक कर ही दिया। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अब जैसे देखिए चीन, ये तिब्बत वाला जो है इलाका आपको दिखाया। शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं करा। तो शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस जो कदम का है खुले तौर पर विरोध नहीं करा, क्योंकि संप्रभुता की नीति की बात थी, ठीक है, हमने पंचशील समझौता कर रखा था, तो भारत सरकार ने खुल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध नहीं करा। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ने लगी। तो तिब्बत की संस्कृति को जो कुचलने की बातें आ रही थी कि साहब वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का जो धर्म है उसको नष्ट कर रहा है चीन, तो उसके साथ साथ जो भारत की बेचैनी है वो बढ़ती है और भारत हस्तक्षेप करता है।
चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीनी विरोधी जो गतिविधियां है उनको हवा दे रही है। मतलब चीन के विरोध वाली जो गतिविधियां है भारत उनको समर्थन कर रहा है। भारत ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो चीन के खिलाफ है, और अगर भारत ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है मतलब वो भारत भी चीन के खिलाफ है, भारत भी चीन विरोधी है। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, और भारत का यह दावा है कि जो चीन के साथ जो सीमा रेखा का जो बाउंड्री लाइन का जो मामला है ना, वो अंग्रेजी शासन जब ब्रिटिशर्स का शासन था उसी समय सुलझा दिया गया है, उसी समय सब कुछ शॉर्ट आउट कर दिया गया है, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। जो चाइनीज है वो तो क्या कर रहे हैं, इस बात का फालतू में मुद्दा बना रहे हैं कि साहब हमारा क्या है, जो भारत के साथ सीमा विवाद है, बाउंड्री डिस्प्यूट है। चीन की सरकार अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं मानना जा सकता, और चीन की सरकार कहती है कि अंग्रेजी शासन के जो समय का फैसला है वो हम लोग नहीं मान सकते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्षय चीन और अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत के अधिकांश कहा जाता था, के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। देखिए, अब चाइना ने भारत के दो भू क्षेत्र, दो इलाकों पर क्या है, अपना अधिकार जताया। एक तो क्या है, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला हिस्सा है वहां पे अक्षय चीन पर, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में जिसको पहले नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था, इनके अधिकांश हिस्सों पर क्या अपना अधिकार जमाया। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, डोंट वरी बी हैप्पी। तो इन दो जगह चाइना कह रहा है कि ये जो दो टेरिटरी है, ये दो टेरिटरी किसकी है, ये दो सीमा क्षेत्र जो किसका, वो चाइना का है, ये भारत ने ले रखा है, जो कि चाइना की बात बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। 1957 से 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया, और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क भी बनाई। तो 1957 से 59 के बीच में चीन ने अक्साई चीन पर क्या है, कब्जा कर लिया। जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले हिस्से में जो अक्साई चीन है उस पर कब्जा कर लिया, और वहां पर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने क्या करा, सड़क भी बना दी और दिखा दिया कि साहब ये हमारा ही इलाका है, जो कि बिल्कुल गलत बात है इनकी। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। तो दोनों देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच में काफी बार लंबी लंबी वार्ताएं हुई। चीन के जो नेता है वो भारत आए, भारत के नेता चीन गए, अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंगें हुई उनमें भारत के और चीन के नेता मिले, परंतु ये जो सीमा विवाद वाला जो मुद्दा था, ये सीमा विवाद वाला मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ, ये सोल्व नहीं हुआ। और इसके अलावा काफी बार बीच बीच में जो चीन और भारत की जो सेना है उनके बीच में झड़प हुई, झगड़ा हुआ। चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। तो अब चीन ने अपना असली रूप दिखाई दिया, असली रंग चीन ने दिखाई दिया, और 1962 के अक्टूबर में दोनों जो विवादित क्षेत्र है, अक्षय चीन वाला भी और नेफा वाला भी, उन दोनों पे बड़ी तेजी से और बड़े व्यापक स्तर पे उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला, और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया। तो जो पहला हमला है, पहला अटैक कब हुआ, अक्टूबर में हुआ, 1 हफ्ते तक चलता है, और चीनी सेना कहां पे करती है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर कब्जा कर रही है। कहां पे कर रही है, अरुणाचल प्रदेश के जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर अटैक कर रही है। अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। और अगला जो दौर है वो नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगा जो पश्चिमी मोर्चा, वहां पर तो भारतीय सेना ने चीन को रोक दिया, उसकी बढ़त को रोक दिया, आगे नहीं आने दिया। पर अगर पूर्वी भारत में देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में देखते हैं, तो चीन की सेना असम के जो मैदानी हिस्सा है वहां तक प्रवेश कर चुकी थी। आखिरकार चीन ने 1962 के युद्ध के बाद एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया, और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त तैनात थी। तो चीन ने 1962 के युद्ध को एक तरफा युद्ध विराम, मतलब युद्ध को खत्म करने की बात कह दी, और चीन की सेनाएं वापस वहां लौट गई जहां से उन्होंने युद्ध शुरू करा था, मतलब अपने ही इलाके में वो वापस लौट जाती है। पर यहां से ये चीज देखिए कि जो चीन का जो रूप था, वो रूप हमें पता चल गया कि साहब चीन विश्वास वाला जो है वो व्यक्ति नहीं है, चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्धसैनिक बल जो नेहरू जी ने लगाए थे वो गलत फैसला था, सेना लगानी चाहिए थी। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति होने के कारण, एक मानव होने के कारण कुछ डिसीजंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मेरा पर्टिकुलर बेसिस पे बस मैं इतना सा कहता हूँ आज के दौर को देखते हुए कि हमें विश्वास तो किसी पर ही नहीं करना चाहिए। ये तो अलग राष्ट्र है, हम घोर कलयुग में जी रहे हैं। आज के समय तो इंसान भाई भाई पर विश्वास नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो इसलिए जो ऐसे अर्धसैनिक बल लगाए गए ये थोड़ा सा ठीक नहीं था। पूरी सेना मिलिट्री लगाई रखनी चाहिए थी, शायद पूरी मिलिट्री लगाए रखते तो शायद ये अटैक चाइना नहीं कर पाता। भारत की छवि पर युद्ध का प्रभाव। अब क्या हुआ, जो ये युद्ध हुआ इससे जो भारत की छवि को, भारत की इमेज को, भारत की रेपुटेशन को सारी जगह थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ा। भारत की छवि, भारत की जो रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया में थोड़ी सी खराब होती है, देश में भी और देश के बाहर भी। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। तो अब इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका से भी मदद मांगनी पड़ी और ब्रिटेन से भी मदद मांगनी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। सोवियत संघ ने इस समय कुछ भी नहीं बोला, वो ना इंडिया की तरफ बोल रहा है ना चाइना की तरफ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना उस समय पूरा खुलकर के साम्यवादी है। भारत तो खुलकर के तो नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी हूं, मैं सोशलिस्ट हूं, मैं सोवियत संघ को समर्थन करता हूं, पर चाइना तो उस समय खुल के कहता है कि साहब हम समाजवादी साम्यवादी हैं, माओ का मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने, तो वो तो खुल करके कह रहे हैं और सोवियत संघ उनकी मदद कर रहा है। पर जब इंडिया चाइना की लड़ाई हुई तो वो तटस्थ हो गया, क्योंकि पता था अगर इंडिया की साइड ले लेंगे तो चाइना बोलेगा यार मैं तो खुल के तुम्हारा सपोर्ट करता हूं, तुम मेरा फिर भी नहीं कर रहे हो। और चाइना की ले ली तो जो भारत हमेशा सोवियत संघ को जो गुपचुप में सपोर्ट करता है वो बंद हो जाएगा। इसलिए सोवियत संघ तो चुपचाप बैठा रहा, उसने तो कुछ भी नहीं करा। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। अब इस युद्ध के बाद जो बड़े बड़े जो सैन्य कमांडर थे उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया कि साहब हमारी गलती थी, हम इससे इस्तीफा देते हैं, या उन्होंने अवकाश ले लिया। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और रक्षा मंत्री जो वीके मेनन है उन्होंने भी मंत्रिमंडल छोड़ दिया कि साथ डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना मंत्रिमंडल छोड़ दिया। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई, खराब हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। तो चीन के इरादों को सही समय पर उन्होंने नहीं पहचाना और सैन्य तैयारी भी सही से नहीं कर पाए, इसलिए नेहरू की बड़ी बुराइयां होती हैं। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। और पहली बार 47 से जो व्यक्ति सरकार चला रहा है उस व्यक्ति पर पहली बार 62-63 में आकर करके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मतलब कि सरकार पर कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। ये सब आपने कक्षा 11 की संविधान वाली किताब में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। वो लाया गया और लोकसभा में उस पर एक बड़ी डिबेट है वो होती है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटकनी खाई। उपचुनाव आप जानते हैं कि जब भी किसी जो व्यक्ति चुनकर के आया है अगर उसकी डेथ हो जाए या उसने रिजाइन कर दिया हो तो उस इलाके में वापस चुनाव होते हैं। तो उन चुनाव में उनको उपचुनाव कहा जाता है और उन चुनाव में कांग्रेस हार गई। मतलब जनता में क्या था, कांग्रेस के प्रति गुस्सा था, नेहरू जी के प्रति गुस्सा था। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। अब जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण 1925 में हो गया था। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत संघ से प्रभावित थी। अब सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट है और चाइना में भी कम्युनिस्ट है। तो चीन के साथ जो लड़ाई हुई ना उसके बाद इस कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हो जाता है, टूट जाती है। ये जो पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो क्या है, कांग्रेस के साथ रहती है जो सोवियत संघ के विचारों से प्रभावित थी, और एक नई कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी जो क्या था, चीन के जो विचार है उनसे प्रभावित थी। ठीक है ना। तो उस समय क्या है कि जो नई कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के नाम से बनती है 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM बनाई है। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल, अत्यंत पिछड़ी दशा स्थिति के प्रति सचेत किया। अब चीन के साथ जो युद्ध हुआ तो उससे जो भारत के नेताओं को क्या, पूर्वोत्तर, ठीक है, जो पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व की साइड, इस तरह जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड वाले इलाके हैं, उधर की जो स्थिति जो ठीक नहीं थी, डावाडोल स्थिति थी, उसके बारे में सचेत करा। देखिए वो वाले जो इलाके हैं ना, पहली बात तो सांस्कृतिक रूप से बहुत अलग है। हमारा इंडिया वैसे तो संस्कृति में बड़ी विविधता है, खूब अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे हैं, वो सांस्कृतिक रूप से अलग है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा वो अलग सा हिस्सा लगता है, यूँ लगता है कि बिल्कुल साइड में ही है, सेपरेट सा पोर्शन है। तो इसलिए क्या है कि इस 1962 के युद्ध के बाद भारत सरकार को ये चीज़ पता चल गई कि भाई उस इलाके में हमें विकास गतिविधियाँ बढ़ानी है, डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ है ना वो बढ़ानी है। क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा, विकास होगा ना, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों में यही भाव रहेगा कि नहीं साहब हमारा इंडिया है और हम इंडिया के हैं। और इसके साथ वहां पे एक समस्या और है, टाइम जोन की भी समस्या है। उन इलाकों में क्या है, टाइम जोन की भी समस्या है। टाइम जोन का अर्थ यह है कि जैसे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश आप जाओगे
तो सारी जगह अगर 8 बज रही तो 8 ही बजेगी, पर सच में रियलिटी में अगर देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। मतलब यहाँ पर अगर गुजरात में आप खड़े हैं तो 8 बजे अगर सूरज नहीं उगा है, मतलब जैसे मान लीजिए 6 बजे सूरज नहीं उगा है, तो अगर आप वहां जाएंगे तो वहां 6 बजे सूरज उग चुका है और 8 बजे वाली जो धूप है ना वो आपको देखने को मिलेगी, पर घड़ी में 6 बजे का ही टाइम दर्शाया जाएगा, 6 बजे का ही टाइम होगा। तो ऐसी कुछ समस्याएं थी और इसलिए भारत सरकार को पता चला कि नहीं साहब, पूर्वोत्तर में अब हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा स्थितियों को सुधारना होगा। और स्थितियां कैसे सुधारी जा सकती है? विकास के जरिए, लोकतंत्र के जरिए ही स्थितियां सुधारी जा सकती है। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दे दिया गया, अब नागालैंड को क्या कर दिया गया? राज्य बना दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। तो मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी थे, पर इनमें क्या है? विधानसभा बनवा दी, जैसे कि लोग अपने नेताओं को वहां पर चुनेंगे और वहां पर जो वहां का शासन है वो वहां के नेता चला सकेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार ने उधर के इलाकों में और लोकतांत्रिक गतिविधियों को बढ़ाया और विकास की गतिविधियों को, युद्ध के बाद चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसके बाद विकास की गतिविधियों को, लोकतांत्रिक गतिविधियों को भारत सरकार ने बढ़ाया। अब आ जाइए पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। तो चीन के साथ हमने देख लिया, अब आ जाइए पाकिस्तान के साथ जो युद्ध और शांति का दौर रहा है। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। देखिए, अब पाकिस्तान का तो बस जीवन में एक मुद्दा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, चाहे बाकी उनके हाथ में कटोरा हो पर बाकी उनको कश्मीर चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान ऐसा देश है जो खुद मतलब डाउनग्रेडेड हो रहा है, खुद नीचे जाता जा रहा है। ठीक है ना, एक तो हमने जैसे समकालीन विश्व राजनीतिक किताब में पढ़ा कि वहां पे जो मिलिट्री का रूल है ना वो ठीक नहीं, लोकतांत्रिक रूल आना चाहिए, लोकतांत्रिक राज होना चाहिए। और हमारे देश के नेताओं ने बड़े प्रयास करेंगे हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रहे, ठीक है ना, पर वहां की जो मिलिट्री है वो नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनके बीच में अच्छा संबंध रहे। 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने शुरू हो गए थे। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक 4 युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। एक 1947 में हुआ, उसके बाद 1965 में हुआ, उसके बाद 1971 में हुआ और फिर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। तो 1947 में कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में छाया युद्ध छिड़ गया था। छाया युद्ध का मतलब क्या होता है कि दोनों जो देश है, दोनों देशों में से किसी एक देश की आर्मी है, वो दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, यहाँ पे जो उस समय कश्मीर में अटैक जो कर रही है पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर रही है। आप कह सकते हो कि जो पाकिस्तान का ऐसा ग्रुप है जो अटैक कर रहा है वो आर्मी नहीं है, पर भारत को पता था कि वहाँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान सरकार है, वो सपोर्ट कर रही है। फिर पाकिस्तान की आर्मी वहाँ जाती है, जब हरी सिंह जी बुलाते हैं वो जाती है वहाँ पर और उनको भगाती है। तो छाया युद्ध का मतलब ये कि डायरेक्टली देश इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था पर हाथ तो उन्हीं का था, सरकार का ही था। तो ये एक प्रकार से छाया युद्ध है। बहरहाल ये संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप न ले सका, ये मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। पूर्णव्यापी युद्ध जो होता है, पूरा जो खतरनाक जो युद्ध होता है वैसा युद्ध नहीं हुआ और ये जो मामला है संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। देखिए, अब युद्ध चलते रहेंगे और चलते रहेंगे, पर इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सहयोग संबंध के भी काम हुए हैं कि कॉपरेशन भी हुआ है। एक दोनों देशों ने बीच बीच में रिश्ते अच्छे करने के भी काम करे हैं। एक देश के नेता, एक देश के सेलिब्रिटी, एक देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे के यहाँ पर आ रहे हैं, बस सर्विसेज चल रही हैं और चल रही है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं साहब, हम लोग तो क्या हैं, भाई भाई हैं। तो सहयोग संबंध में क्या क्या करा सरकारों ने, देखिए, बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहरण हुई थी उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सका। तो जो महिलाएं उस समय एक दूसरे देशों में रह गई थी और उनके परिवार दूसरे देशों में चले गए, तो दोनों सरकारों ने बोला कि साहब ऐसी महिलाएं अगर कहीं रही है तो अगर भारत में कोई ऐसी महिलाएं रही है जो पाकिस्तान में उनका परिवार चला गया, उनको पाकिस्तान भेजने का काम करेगी, और पाकिस्तान में कोई ऐसी महिलाएं रह गई हैं जिनका पूरा परिवार भारत आ गया है तो उनको भारत भेजने का काम करेगी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। तो सिंधु नदी जल संधि होती है, कब होती है? 1960 1960 में होती है। किस किस के बीच में होती है? जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में होती है। इसमें मध्यस्थता, मीडिएशन का काम कौन करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक करता है। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रण में सैनिक हमला बोला। तो वो 1947 की बात हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात का जो कच्छ इलाका है वहां पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया, ठीक है। तो 1965 के अप्रैल में कच्छ इलाके पर हमला करा गुजरात में, फिर घूम फिर के वापस कश्मीर पर आ गया और कश्मीर में अगस्त सितंबर के महीने में वापस अटैक करा।
कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले करने के आदेश दिए। तो अब कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए कि पाकिस्तान की सेना आगे नहीं बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंजाब की सीमा से पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए आदेश दिए। अब पाकिस्तान वालों की क्या सोच थी कि जब हम लोग कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर की जो जनता है वो हमें सपोर्ट करेगी, हमारा वेलकम करेगी। वहां पे तो कश्मीर की जो जनता है वो ही इनका विरोध करने लगी, भगो यहां से, भगो भगो भगो, ठीक है ना, भगो, हमें तो तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई। अब 1965 में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई। अब बताओ अगर हम वो उस समय ले लेते तो क्या मसला पाकिस्तान के पास कश्मीर के चक्कर में लाहौर भी चला जाता, तो लाहौर तक हमारी सेना बढ़ चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। फिर फाइनली संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करा कि बोले यार लड़ाई रोक लो, देखो लड़ाई वड़ाई मत करो, ठीक नहीं है मामला, आप इसको रोक लीजिए, खत्म करिए। अब देखिए 1962 में पूरी दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट की तरफ ध्यान लगा के बैठी है। चीन ने हम पर अटैक कर दिया, चीन ने उस क्यूबा मिसाइल संकट का फायदा उठाया। उसके बाद देखिए 1965 में पाकिस्तान चीन की मिलीजुली भगत रही है, नो डाउट, ठीक है। पाकिस्तान को अमेरिका का भी सपोर्ट रहा है, और फिर इन सब के बाद रहा ही है, चाहे कोई सा भी युद्ध हुआ उसमें अमेरिका ने सपोर्ट पाकिस्तान को करा ही है। पर युद्ध ज़्यादा ना बढ़े, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है कि किसी भी देशों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करा और बोला भैया लड़ाई माफ करिए। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता सोवियत संघ मध्यस्थता में हुआ। देखिए अब 1966 में ताशकंद समझौता हुआ ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद उस समय सोवियत संघ में था और आज के उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। और इसमें मध्यस्थता किसने करी है, मीडिएशन किसने करा, सोवियत संघ ने मीडिएशन करा। देखिए जब संधि हो रही है तो मध्यस्थता कौन करा, सोवियत संघ की। चलो भैया ठीक है, माफ हो गया, अब दोनों साइन कर लो, अब आज से लड़ाई नहीं होगी। और वैसे युद्ध को रोकने का काम जो करा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने करा कि साहब अब हम बोल रहे हैं युद्ध को रोक लीजिए, इसमें कोई युद्ध से किसी का ही भला नहीं होता। इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज्यादा बोझ पड़ा। हाँ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि 1965 में के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बड़ा जो सैन्य नुकसान है भारत ने पाकिस्तान को पहुंचाया। परंतु भारत की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो और भी बद से बदतर हो जाती है, और भी खराब हो जाती है। उसी समय भारत पर खाद्य संकट भी आ जाता है, मतलब भारत के पास खाने पीने के सामानों का भी संकट हो जाता है। भारत युद्ध भी लड़ रहा है, और मैं फिर कहता हूं उसी समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। बोला अब भी जो देश की स्थितियां है उससे या तो हमें जवान बचा सकते हैं और किसान बचा सकते हैं, तो ये दोनों ही बचा सकते हैं। इसलिए जवानों की जय हो, किसानों की जय हो। चलिए फिर तीसरा जो युद्ध हमारा होता है वो बांग्लादेश के लिए होता है, बांग्लादेश युद्ध 1971। अब आप सभी को ये बात पता है, जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को दो सीमा क्षेत्र दिए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, कौन सा आज का पाकिस्तान है, एक ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, जो कि आज का बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश। अब होता क्या था, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, मतलब आज के बांग्लादेश के लोगों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। इनको एज अ सेकंड सिटीजन ट्रीट करते थे कि तुम तो कुछ नहीं, सबसे पहले जो सब कुछ है, सारे संसाधन, सब जो अधिकार है पहले यहाँ के लोगों को, तुम्हें बाद में देखेंगे। यहाँ के लोगों को कोई ज्यादा राजनीतिक अधिकार भी नहीं, सारा सरकार शासन व्यवस्था चलती थी पश्चिमी पाकिस्तान से ही चलती थी, ठीक है ना। तो इस कारण वहां के लोग दुखी हो चुके थे। दूसरी बात क्या थी, ये लोग जो भाषा बोलते थे वो बांग्ला स्पीकिंग थे, बांग्ला बोलते थे, और ये उर्दू स्पीकिंग थे। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि साहब ये हमारी भाषा बांग्ला जो भाषा है उसको दबाने का प्रयास करते हैं और हम पर दबाव बनाते हैं कि साहब आप उर्दू ही स्पीकिंग में रहिए। तो इन काफी कारणों के कारण क्या होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान है या जो पूर्वी पाकिस्तान है वो इस पश्चिमी पाकिस्तान या आज के मौजूदा पाकिस्तान से आजादी की मांग करता है, और फाइनली इसमें भारत इसका समर्थन करता है। और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भारत लड़ता है और बुरी तरीके से फिर धूल में पाकिस्तान को रौंद देता है और बांग्लादेश को आजाद करके एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत बनवा देता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजय रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल करी। अब देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी है पश्चिमी पाकिस्तान में जीत गई, ठीक है। इधर वाले इलाके में कौन जीती है, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीती। इधर है मुजीबुर रहमान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में आज के बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग, वो जीत गई।
दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव आवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग। तो दोयम दर्जे का नागरिक, मैंने आपको बताया ना, यहाँ के लोगों को सेकंड सिटीजन ट्रीट करा जाता था कि सबसे पहले जो कुछ मिलेगा यहाँ के लोगों को मिलेगा, फिर बाद में यहाँ के लोगों की सोचेंगे। और जो यहाँ की जो पार्टी है आवामी लीग, यहाँ की पार्टी है, वो परिसंघ एक फेडरेशन बनाने की मांग कर रही है। वो कह रही है कि साहब यहाँ के लोगों को अधिकार दिया जाए, ठीक है, एक सरकार इधर हो एक यहाँ पर हो, दोनों मिलजुल करके काम करेगी, अच्छे से काम होगा, पाकिस्तान का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। पर इन मांगों को यहाँ की सरकार ने बिल्कुल भी नहीं माना, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पर है ना, सारी की सारी जो सीटें हैं वो आवामी लीग जीत गई, इधर जो पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टियां हैं वो जीत ही नहीं पाई। और यहाँ के लोगों ने वोट क्यों करा? क्योंकि साहब ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो हम पर शोषण कर रहा है, वो हम पर अत्याचार कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, इसलिए क्या है यहाँ से विरोध हो रहा है। और यहाँ पे जो आवामी लीग इनके लिए आवाज उठा रही है वो जीत कर चली जाती है। तो पाकिस्तान के शासक, मतलब यहाँ के जो शासक है, वो इस जनादेश को, ये जो जनता ने आदेश दिया था कि साहब हमारी पार्टी आवामी लीग है, इस जनादेश को स्वीकार नहीं करते हैं। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। अब इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और जो पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ के जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान की जनता बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। अब पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता है, मतलब वहां की जो जनता है, बांग्लादेश को, बांग्ला बोलने वालों का देश है, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से बोला। अब पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान नहीं है, अब हमारा बांग्लादेश है और वो पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान से हमें मुक्त होना है, हमें आजाद होना है। इसके लिए यहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के लोग, मतलब बांग्लादेश के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि साहब अब बांग्लादेश को क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान या जो मौजूदा पाकिस्तान है उससे आजाद होना है। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों पूर्वी पाकिस्तान से भागकर का बोझ वहन करना पड़ा। तो भारत को 80 लाख शरणार्थी का बोझ उठाना पड़ा। और ये 80 लाख शरणार्थी कहां से आए थे? ये बांग्लादेश से आए थे, आज के बांग्लादेश से और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से यहां पर आए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी है। तो भारत ने जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम था, जो वो मुक्ति के लिए, आजादी के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए नैतिक समर्थन भी दिया है और भौतिक, मतलब आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, हर प्रकार से भारत क्या कर रहा है, मदद कर रहा है बांग्लादेश की कि हम आपको आजाद करवाएंगे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की मदद मिली, तो पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद करी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 में जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा करा। मतलब जो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उसका सलाहकार है हेनरी किसिंजर, उसने 1971 के जुलाई में, युद्ध कब होगा? दिसंबर में जाकर के, जुलाई में पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान आया और पाकिस्तान से चाइना गया है और गुपचुप एक यात्रा करी है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी रणनीति थी, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना की रणनीति बनी है। जब यहां पर पाकिस्तान अमेरिका का समर्थन लेता है, उस समय फिर भारत क्या करेगा? सोवियत संघ का समर्थन लेगा। और 1971 के दौर तक देखें तो चाइना के सोवियत संघ के साथ रिश्ते थोड़े कमजोर हो जाएंगे। चाइना 1972 से धीरे धीरे क्या होगा, अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा लेगा। ये बात हम समकालीन विश्व राजनीति की किताब में पढ़ चुके हैं। जब चाइना का सोवियत संघ के साथ संबंध टूट जाएगा तो सोवियत संघ खुलकर के भारत को सपोर्ट करता है, जो कि उसने 1962 में नहीं किया था। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि करी। ठीक है, 20 सालों के लिए एक ट्रीटी भारत ने सोवियत संघ के साथ करी। और इस ट्रीटी, संधि में क्या बोला गया? हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा और अगर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान किसी भी हाल में अगर भारत पे हमला करता है, अटैक करता है, तो सोवियत संघ जी जान दे देगा भारत के लिए। मतलब भारत का पूरा साथ देगा। अगर ये तीनों देश अगर अटैक करेंगे भारत पर तो हम उसका जवाब देंगे। ये ट्रीटी हुई थी 20 साल के लिए। 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। अब 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच में भयंकर वाला युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अपना मोर्चा खोला। तो जो लड़ाकू विमान है, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट वाले हैं, वो पंजाब और राजस्थान पर हमले कर रहे हैं और जो उसकी सेना है वो फिर घूम फिर के कहा है, जम्मू कश्मीर पर मोर्चा खोल दिया।
जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई करी। तो भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर भी, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इधर वाले इलाकों में भी, और पूर्वी मतलब उधर, क्योंकि लड़ाई तो मेन तो बांग्लादेश के लिए चल रही, तो वहां पर भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है बांग्लादेश को। तो दोनों तरफ से भारत की वायुसेना, नौसेना, थल सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयारी कर ली थी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका वो 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ढाका जो कि आज के बांग्लादेश की राजधानी है। तो 10 दिनों के अंदर अंदर भारतीय सेना ने ढाका को पूरी तरफ से घेर लिया और पाकिस्तान के जो 90,000 सैनिक है उन्होंने सरेंडर कर दिया। गलती हो गई, फिर से गलती हो गई हम लोगों से, फिर से हम हार गए, फिर से हार गई पाकिस्तानी सेना। भागो भागो भागो, फिर भगा दिया पाकिस्तान वालों को। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। तो जैसे बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया तो भारत ने फिर युद्ध पे विराम लगा दिया। लो साहब, हम अब युद्ध पे विराम लगाते, अब हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इसमें अमन की बहाली हुई। तो 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के नेतृत्व में जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है और शांति और अमन की बात करी जाती है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान को 2 सीमा क्षेत्र आज़ादी के समय दिए गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, वो पूर्वी पाकिस्तान अब अलग हो चुका था, अब वो बांग्लादेश बन चुका था। अब बात करते हैं करगिल संघर्ष की। तो हम लोगों ने 1947 का युद्ध देखा, 65 का युद्ध देखा, 71 का युद्ध देखा, अब 99 का जो युद्ध है, कारगिल का जो संघर्ष है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको मैप में यहाँ पे कारगिल देखने को मिल रहा होगा। 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया। अब 1999 के शुरुआती इलाकों में जो भारत का जो नियंत्रण सीमा रेखा है उसके जो पास ठिकाने हैं, द्रास, मास्को, काक्सर, बतालिक, इन सभी जगह जो खुद को क्या बता रहे हैं, मुजाहिदीन बता रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। साहब, हम मुजाहिदीन हैं, हम यहाँ कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर लिया उन्होंने। पाकिस्तानी सेना की इसमें मिली भगत भाव कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई और इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। और पाकिस्तानी सेना की मिली भगत थी कि साहब ये जो मुजाहिदीन जो भी है, ठीक है ना, मुजाहिदीन जो भी है, इसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इस बार पाकिस्तान खुद आर्मी से अटैक नहीं करके ऐसे लोगों को भेज रहा है। तो अब भारत को समझ में आ गया पाकिस्तानी सेना का रोल है, तो भारत की सेना ने इन मुजाहिदीनों के खिलाफ एक्शन लिया। फिर वापस भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है। 1999 के मई जून में ये लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। 1999 के मई जून में ये लड़ाई जारी रही और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर जो ठिकाने उन पर वापस उसने अधिकार कर लिया और वापस मुजाहिदीन जो है उनको भगा दिया, पाकिस्तानी सेना को भी यहाँ से फ्री कर दिया। इससे ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे और अब 1998 में भारत ने क्या कर लिया था, परमाणु हथियार बना लिए थे। पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार बना लिए थे। तो अब पूरी दुनिया को ज्यादा डर लग रहा था कि साहब दोनों ही देश क्या है, परमाणु संपन्न है, तो कल को कहीं परमाणु का प्रयोग ना कर ले। तो इसलिए पूरी दुनिया की जो नजर थी इस समय भारत पाकिस्तान के युद्ध पर थी। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ, क्योंकि इससे पहले जो 3 युद्ध हुए, तीनों युद्धों में देशों के पास परमाणु नहीं था, ठीक है, पर अब परमाणु है और अगर परमाणु का प्रयोग कर लिया तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। इसलिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर और पाकिस्तान के युद्ध पर थी। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत में जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। अब यहाँ पर सेना लड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी वो बेचारे सेना को कंट्रोल करके लड़ो लड़ो लड़ो, भारत को हराओ। और वहां पे पता चला जो पाकिस्तानी सेना का ही जो कमांडर है जनरल परवेज मुशर्रफ, वो वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा देता है और खुद की जो सत्ता है उसको तैयार कर लेता है, खुद की सत्ता आ जाती है और फिर से पाकिस्तान में क्या हो जाती है, मिलिट्री का शासन आ जाता है। और फिर 1999 से लेकर करके 2008 तक पाकिस्तान में क्या रहता है, मिलिट्री का ही शासन रहता है। तो ये था पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति का बात। अब आ जाइए भारत की परमाणु नीति कि भारत की परमाणु नीति क्या रही है। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण करा, ठीक है। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी है वो बड़े वैज्ञानिक के समर्थक थे कि साहब विज्ञान को समर्थन करना है, बड़े बड़े उद्योग हैं इन सबको समर्थन करना है। और औद्योगिकरण की जो उनकी नीति थी उसमें जो परमाणु कार्यक्रम है वो उनकी नीति का एक हिस्सा था।
इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी और इसकी जो शुरुआत है 1940 के दशक में अंतिम सालों में जो होमी जहांगीर भाभा है उनके निर्देशन में शुरू हो चुकी थी। यह है होमी जहांगीर भाभा। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। तो जो एटॉमिक पावर जो भारत बनाना चाहता है वो किस लिए बनाना चाहता है? शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए बनाना, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाना चाहता है। भारत हमेशा से यही बात कहता हुआ है और जब फाइनली 1998 में हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो जाएगा तो उस समय भी भारत यही कह रहा है कि साहब हम लोग किसी को डराने के लिए किसी पर अटैक करने के लिए नहीं बना रहे, हम तो खुद की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। क्योंकि जब चीन के पास परमाणु हथियार है और देशों के पास परमाणु हथियार है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं? अगर कल को कोई हम पर अटैक कर देता है तो फिर हम कैसे खुद को सेव करेंगे? फिर हम खुद को कैसे बचाएंगे? हम खुद की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना रहे हैं और यह भारत का दुनिया से वादा है कि हम पहले आगे चल के कभी हथियारों की ना धमकी देंगे ना कभी डराएंगे। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ है, भारत भी परमाणु हथियारों के खिलाफ है। भारत नहीं चाहता है कि दुनिया में परमाणु हथियार हो, क्योंकि परमाणु हथियार विध्वंस का निशानी है, वो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देंगे। पर जवाहरलाल नेहरू जी का यह कहना है कि परमाणु हथियार नष्ट करें तो सभी नष्ट करो, किसी भी देश के पास ना हो। अगर किसी 5 देश 7 देश 8 देशों के पास हो और आप बाकियों को बोलो कि साहब आप नहीं बना सकते, तो ये तो गलत बात है। मतलब ये तो आप पूरी दुनिया को कहीं डराने के लिए, दबाने के लिए काम करो कि हमने तो बना लिया, अब देखो दूसरा कोई बनाना नहीं चाहिए, तो ये बात गलत है। सारे के सारे जो देश है परमाणु हथियारों को खत्म करें, सब देश अपने परमाणु हथियारों को हटा दे। यही निवेदन महाशक्तियों से जवाहरलाल नेहरू जी ने करा है। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण कर लिया। मतलब चीन ने भी 1964 में परमाणु परीक्षण कर लिया, परमाणु हथियार बना लिए। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि थोपने चाहा। तो देखिए अब परमाणु अप्रसार संधि, ये 5 देशों ने मिलकर करके 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पूरी दुनिया पर थोपने का प्रयास करा। कि परमाणु अप्रसार मतलब प्रसार का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। अप्रसार का मतलब बढ़ावा नहीं, मतलब इसको ज्यादा फैलाएंगे नहीं। तो इन 5 देशों ने क्या दिमाग लगाया कि पूरी दुनिया में क्या है, एक संधि कराते हैं, एक ट्रीटी कराते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं कि अब हम 5 देशों के अलावा कोई भी परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेगा। आइए संधि करते हैं। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि साहब देखिए विश्व शांति के लिए जरूरी है, ये पूरे विश्व में शांति बनी रहे, विध्वंस की निशानी है परमाणु हथियार, ये सब कुछ। आइए तो इसलिए क्या करते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर सारे के सारे हस्ताक्षर कर लेते हैं। भारत ने बोला यार ये क्या बात हुई, तुम 5 ने बना लिया और अब तुम ज्ञान दे रहे हो कि परमाणु अप्रसार संधि करेंगे, कैसे? तो इसलिए भारत ने हमेशा से ऐसी संधि का विरोध करा है। भारत ने कभी इन पर हस्ताक्षर नहीं करे और भारत ने हमेशा बोला है कि हम परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं और हम विश्व में विश्व शांति का प्रतीक है भारत। पर वो तभी बनेंगे जब आप 5 के 5 परमाणु हथियार खत्म कर दे, नष्ट कर दे। आप लोग भी ना बनाए और हम भी नहीं बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा। पर आप खुद बना करके बैठ गए, आप खुद को ताकतवर, ऐसे तो फिर आप पूरे जीवन आगे तक हमेशा आप सारे देशों को दबा करके रखेंगे। साहब हमारे पास परमाणु हथियार, देखो तुम हमसे लड़ोगे यार, फेंक देंगे परमाणु हथियार। तो हम हमारी सुरक्षा के लिए तो परमाणु हथियार बनाएंगे, हम परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है और सही है, भेदभावपूर्ण ही है। भारत ने इसलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं करे। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। तो जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसको शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया, शांतिपूर्ण परीक्षण बताया कि साहब हमारे शांतिपूर्ण उद्देश्य ही हैं। अब भारत का परमाणु कार्यक्रम देख लीजिए। भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। तो फाइनली 1998 में भारत अपना परमाणु परीक्षण सफल कर लेता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहती है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं और इनकी अगुवाई में भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता है। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। ठीक है, तो परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ सकती थी क्योंकि अब चीन के पास भी था, पाकिस्तान के पास भी है, भारत के पास भी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी। उसने भारत और पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जिन्हें बाद में हटा लिया गया। अब जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, जो इंटरनेशनल, जैसे और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कौन, अमेरिका, वो भारत पर और पाकिस्तान पर नाराज थी, कुछ प्रतिबंध लगाया, हम ये नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। मतलब कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली खुद ही हटा लिया। मतलब यार ये कैसी बात है, आप तो ताकतवर बने तो बढ़िया और हम ताकतवर बनने का प्रयास करें तो गलत है।
तो ऐसा भारत ने कभी भी नहीं सहा और ना सहेंगे। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। तो भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार करी गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। हम हमारी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रख रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने शीत युद्ध पढ़ा है और आप लोगों ने पावर ऑफ डिटरेंस पढ़ा है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भयंकर युद्ध क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसका कारण था अमेरिका को पता था सोवियत संघ भी ताकतवर है और सोवियत संघ को भी पता था कि अमेरिका भी ताकतवर है, इसलिए मत झगड़ो। तो अगर कल को हम ऐसा कर दे कि हम परमाणु ना बनाए तो कोई भी हमें डराएगा, क्योंकि उसको पता है इंडिया तो ताकतवर है नहीं। पर अब डराओ, अच्छा तुम परमाणु बम फेंकोगे, हम भी लो फेंक देंगे, आओ हमारे पास भी है, तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा, लो हम फेंक देते परमाणु, एक दो पहले हम फेंक देते। तो इस प्रकार से मतलब अब क्या है, बराबर का टक्कर हो जाए। तो सामने वाले नहीं इंडिया से नहीं लड़ना यार, परमाणु बम है। मतलब ताकत भारत ने किसी को कमजोर नहीं करा है, भारत ने खुद की ताकत बढ़ाई है, ठीक है। भारत भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। भारत कहता है भेदभावहीन, मतलब भेदभाव के बिना आप परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति हम वचनबद्ध हैं। हम आज भी कहते हैं कि परमाणु खत्म होना चाहिए, परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, पर जरूरत यह है कि सारे के सारे हटाओ, एक नहीं, एक दो नहीं, फिर हो तो किसी के पास ही नहीं होनी चाहिए। और आज के मौजूदा समय में 9 देशों के पास परमाणु हथियारों से 9 देश संपन्न हैं। भारत शांति वाला जो विश्व है उसकी रचना करना चाहता है, परमाणु हथियार मुक्त विश्व की रचना भारत करना चाहता है। पर भारत ये चाहता है कि सभी जो देश हैं परमाणु हथियार हटाए और सभी खुशी खुशी मिलजुल करके रहे। चलिए अब बात करते हैं विश्व राजनीति के बदलते समीकरण, हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और नेहरू जी का युग चल रहा था, 64 में उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद का जो दौर है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा आगे की कहानी देख लेते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा। अब ये सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करने का मतलब क्या है, सोवियत संघ के प्रति आए झुकाव को खत्म किया जाएगा। मतलब जो सोवियत संघ के प्रति झुकाव आ रखा था ना, मतलब ये सच में गुटनिरपेक्ष नहीं था, तो इसलिए हम सोवियत संघ के साथ जो हमारा जो झुकाव है भारत का, उसको खत्म करेंगे। चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नजदीक रिश्ते बनाने की भी पहल करी जाएगी। ये उस समय के प्रधानमंत्री 1977 की सरकार में जो बनकर के आए मोरारजी देसाई। तो जनता पार्टी की सरकार कैसे बनती है, सब कुछ ये कहानी है, ये हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अध्याय 5 से पढ़ेंगे कांग्रेस सिस्टम के बारे में कांग्रेस सिस्टम के बारे में, इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के बारे में। अब जो 2 आने वाले चैप्टर हैं वो 2 चैप्टर किसके बारे में है, इंदिरा गांधी जी के दौर के बारे में। अभी तक हम नेहरू जी का दौर पढ़ रहे थे, अब इंदिरा गांधी जी का दौर पढ़ेंगे, ओके। और ये आप लोग अगर आपका खुद का दौर चाहते हैं कि आपकी जय जयकार हो, तो उसके लिए लर्निंग से आर्ट्स लेकर के आया शानदार कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ऐसी अनेक सुविधा आप लोगों को मिलेगी। और इसके लिए आप इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं सर मैम हमारा नाम मात्र फीस में ये कोर्स चालू कर दीजिए। ये कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे आपकी अपनी लर्निंग से आर्ट्स की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। आप सभी बच्चे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डलवा रखा है, क्योंकि सारी जानकारी आपको वहीं मिलती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का वन शॉट कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आज के वन शॉट में लास्ट तक कौन टिकावा रहा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड आर्ट्स को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं मिलूंगा आगे इसी प्रकार के एक और वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।